राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना केंद्र उज्जैन, हिंदी परिवार इंदौर इकाई उज्जैन, हिंदी दिवस पखवाड़ा आज से शुभारंभ किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी है। इसमें मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है, राष्ट्रभाषा हिंदी के 75 वर्ष, हिंदी ने क्या खोया क्या पाया। और आदरणीय पदमचंद गांधी जी भी आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, गोष्ठी की शुरुआत, जैसे कि आप सभी को पता है कि सरस्वती वंदना से की जाती है, तो हम सब मिलकर आदरणीय वीणा वादनी जी की वंदना करते हैं। इसके लिए मैं आवासीय पटल पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ प्रदेश महासचिव इंदौर से आदरणीय डॉक्टर अरुणा शराफ जी। ससम्मान स्वागत है इस आवासीय पटल पर। सरस्वती वंदना है। नमस्कार सबको। इस आवासीय मंच पर सभी पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करती हूँ। सरस्वती वंदना जैसे कि भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम कोई भी कार्यक्रम आरंभ करने के पूर्व माँ शारदे को नमन करते हैं। तुम्हें सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। मैम, अगर आपका जय वीडियो खोल लें तो अच्छा रहेगा। मुझे पता नहीं, मुझे ही नहीं दिख रहा है या आ ही नहीं रहा है वीडियो। नहीं, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए अच्छा, वही ठीक है, थोड़ी सी ठीक है, ठीक प्रॉब्लम है। ठीक, कोई बात। स्वागत। जय जयति वीणा वादिनी, जय जयति वीणा वादिनी, चंद्रवदनी कमल नयनी, चंद्रवदनी कमल नयनी, पद्महासन धारिणी, जय जयति वीणा वादिनी, जय जयति वीणा वादिनी, शुभ्र किरीट केश कुंतल, शुभ्र किरीट केश कुंतल, कर में वीणा धारिणी, कर में वीणा धारिणी, शरण तो है जगत माता, शरण तो है जगत माता, ज्ञान दो वरदायिनी, ज्ञान दो वरदायिनी, जय जयति वीणा वादिनी, जय जयति वीणा वादिनी, जय जयति वीणा वादिनी। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुड़िया, इतनी तेज तेज बर्तनों को मत बजाओ, सुना? बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। आशा ही नहीं, विश्वास है माँ सरस्वती का आशीर्वाद इस मंच पर बना रहेगा। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है, अतः भाषा की रक्षा करना सीमा की रक्षा करना जैसा है। और हम अगर देश से प्यार करते हैं तो हिंदी से प्यार करना ही चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ ससम्मान स्वागत करती हूँ। स्वागत भाषण हेतु आदरणीय गरिमा प्रपन्ना जी इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आदरणीय महोदया, स्वागत भाषण हेतु। गरिमा प्रपन्ना जी जुड़ी हुई थी, अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो नहीं, जुड़ी हुई हैं, गरिमा के नाम से आ तो रहा है। आप सुन रही है मैम मुझे, गरिमा जी? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है लेकिन चित्र नहीं दिख रहा। अगर आप वीडियो भी ऑन एक्चुअली कर मैं लीजिए थोड़ा तो। सा मेरा भी ये जो है नेटवर्क इशू है, प्रॉब्लम। ठीक है, कोई तो बात नहीं। स्वागत है आपका, स्वागत। धन्यवाद रश्मि जी। आज हमारे राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना मंच पर उज्जैन केंद्र के और हिंदी परिवार इंदौर इकाई के मंच पर
मुझे आमंत्रित किया है आप सभी के स्वागत हेतु। तो आज हिंदी दिवस पर हमारा जो पखवाड़ा है वो कल से आरंभ हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम ये आभासी संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय सुवर्णा जाधव जी। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं श्री ब्रजकिशोर शर्मा जी, श्री परमचंद गांधी जी। कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता कर रही श्रीमती सरोज दवे जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर प्रभु चौधरी जी। हमारी विशेष अतिथि जो हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर दक्षा जोशी जी, विशेष अतिथि डॉक्टर अर्चना चौधरी जी, ममता सक्सेना जी, विशेष वक्ता डॉक्टर अनीता तिवारी जी और डॉक्टर वंदना अग्निहोत्री जी, सुधा मैडम, डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी। आप सभी का हमारा जो मंच है वो स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है और मैं भावनाओं से शब्दों से आप लोगों का आत्मीय स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम के लिए और आगे के लिए हमारी संचालिका महोदया डॉक्टर रश्मि को सौंपती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया। और यहाँ पर अन्य अनेक लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आदरणीय गरिमा जी, आपका भी स्वागत है। स्वागत भाषण बहुत अच्छा दिया आपने। चलिए, प्रस्तावना हेतु आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी जी को ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इन्हीं शब्दों से जो कि कोषाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के, स्वागत है महोदय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुवर्णा जाधव जी, अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर सरोज दवे जी, उपस्थित समस्त पदाधिकारी गण और इस आभासी संगोष्ठी में उपस्थित समस्त साहित्यकार बंधु और भगिनी। रश्मि जी ने जो कविता की पंक्ति पढ़ी मैत्री क्षण गुप्त की, निश्चित रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके जन्म दिवस पर या उनके जन्मदिन को शिक्षक हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 8 सितंबर को उनका जन्मदिन था, परंतु उनका हिंदी दिवस 14 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाते हैं हम लोग मानसिक रूप से। इसे तो आज 14 सितंबर 1949 को भारत का संविधान जब बना था, उसके पूर्व ही हिंदी को राजभाषा, संपर्क भाषा और देवनागरी लिपि को नागरी लिपि मतलब भारत की लिपि के रूप में घोषित किया गया था। यह बहुत सब लोगों को विदित है, परंतु दुर्भाग्य का है कि हमारे देश में 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं हिंदी को संविधान को लागू हुए, परंतु अभी तक भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। परंतु हिंदी भले ही भारत में राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई है, किंतु विदेशों में आज 40 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और 40% लोग पूरे विश्व में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग हैं। करोड़ों की संख्या में आबादी है। भारत में तो 90% हिंदी को जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, अपना रोज का काम करते हैं। परंतु राज्यों में अलग अलग तो हिंदी को दिया गया है महत्व। ये माइक कितना चालू बंद कर लीजिएगा, बहुत डिस्टर्ब होता है इससे। हम इसलिए खुशी हैं कि विश्व स्तर पे तो हम आगे हैं, या नंबर 2 पर हैं, प्रथम स्थान पे बहुत जल्दी आने वाले हैं। हमारी हिंदी भाषा प्रथम स्थान पर होगी विश्व में आने वाले 1-2 वर्षों में। और जैसा कि कल गृह मंत्री जी ने भी बोला है, प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर बोलते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा भले ही न घोषित की गई हो, परंतु पूरा देश जानता है, मानता है और उसमें काम करता है, इसलिए वो तो स्वतः ही राष्ट्रभाषा है। परंतु जिस प्रकार राष्ट्र ध्वज है,
राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, इसी प्रकार की राष्ट्रभाषा का होना भी एक अनिवार्य है, वो निश्चित रूप से होकर रहेगा। हम जो सपना देख रहे हैं, मैंने जब शुरुआत की थी, मैं जब कक्षा 7वीं में पढ़ता था, तब हम लोगों ने जो इंग्लिश में लिखे हुए बोर्ड थे उनको मिटाने का काम किया था पहली बार। वो उस समय इमरजेंसी भी लगी हुई थी, परंतु हिंदी का भी आह्वान था उसके साथ साथ, तो हम लोग वो करते थे, उसके ऊपर कालिक पोतते थे, डामर मिलता था और डामर पोतते थे जाके। तब से हम लोग हिंदी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार भगवान राम का मंदिर बना अयोध्या में, इतने संघर्ष के बाद में हमने उसको तोड़ते हुए भी देखा और बनते हुए भी देखा है, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। हिंदी को तोड़ने वाले लोग भी अभी मौजूद हैं, वो राजनीतिक लोग हो सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, या हम में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में हिंदी का प्रयोग कम करते हैं, नागरी लिपि में लिखना पसंद कम करते हैं, रोमन लिपि में लिख के अपना काम चलाते हैं। वाली क्या बना रही है? इस रोमन लिपि वाली जो डायन है, ये हिंदी को खा रही है। धीरे धीरे इसको रोमन लिपि को अपने को बंद करना चाहिए, यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है। थोड़ा थोड़ा सब लोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं इस चीज का, मैं भी करता हूं उसमें से, परंतु कहने का ये कि हम लोग बड़े स्तर पे अपना हिंदी का काम भी करें और देश को आगे बढ़ाएं। आज हमने क्या खोया और क्या पाया? तो खोने में तो हमने ये खोया कि अभी तक हम राष्ट्रभाषा इसको घोषित नहीं कर पाए, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, जो कि उनके नाम ही इस प्रकार के हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अभी भी हिंदी में काम नहीं होता है। अच्छा, सारे काम अंग्रेजी में होते हैं, ठीक है, सारे उसके निर्णय होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं। हिंदी दोयम दर्जे की मानी जाती है, और बहुत बड़े बड़े कार्यालयों में जहाँ हिंदी प्रदेश है, वहाँ के विज्ञापन भी हम देखते हैं, एडवर्टाइज बोलते हैं उनको, पूरे अंग्रेजी में छपे हुए आते हैं समाचार पत्रों। हमने विरोध भी किया बहुत सारी बार, उनकी प्रतियां भी जलाई, उन लोगों को नोटिस भी दिला है, सब कुछ हुआ, परंतु वो जो बड़े अधिकारी हैं वो उनका पक्ष लेते, इस काम को सफलता नहीं मिलती है। हिंदी के काम करने के लिए लगभग पूरे देश में 250 संस्थाएं काम करती है जो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही, परंतु वो एक नहीं है, अलग अलग है। सबको पद का मोह है, नाम का मोह है, इसलिए वो एक साथ बैठने को पसंद नहीं करते। जंतर मंतर पर काफी दिनों तक धरना भी हुआ, मैं भी गया हूँ 2-3 बार उसमें, राजघाट पे भी हुआ था, गांधी जी की समाधि के सामने भी, परंतु सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम जो भी काम करें, अपना कार्य व्यवहार करें दैनिक जीवन का, उसको हिंदी में प्रयोग करें, और हिंदी में प्रयोग करते करते हम लोग देश को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मजबूर कर देंगे। राष्ट्र के महानायकों को इसके लिए आवश्यक कर देंगे कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करें। ये हमने खोया है, और पाने में ये है कि निश्चित रूप से जब 1947 को देश आजाद हुआ था, उस समय हिंदी जानने वाले लोग पूरे देश में कम थे, 50 या 60%। केवल गांवों की भाषा थी हिंदी, शहरों की भाषा या तो अपनी मातृभाषा थी या अंग्रेजी थी। पर धीरे धीरे करके आज 90% से ज्यादा लोग हिंदी को बोलने और समझने लग गए, और विश्व में, विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार खूब बढ़ा है। भारत में भले ही नहीं बढ़ा हो, पर विदेशों में खूब बढ़ा है, और इसके लिए हम इतनी खुशी तो मना ही सकते हैं कि हमारी हिंदी, जो प्यारी भारत माता की बिंदी है, वो आगे बढ़ रही है। और हमेशा एक नारा लगाते हैं हम लोग, भारत कहो इंडिया नहीं, भारत कहो इंडिया नहीं, हम आजाद हैं गुलाम नहीं। इसलिए हम गुलाम नहीं है, इसलिए भारत को भारत ही कहना चाहिए, इंडिया ना कहे, और हिंदी को अपनी माता के समान माने, तो निश्चित रूप से यह राष्ट्रभाषा घोषित होगी। जय हिंद, जय भारत। गुड़िया बंद कर दे अब। भारतीय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपने अच्छी प्रस्तावना दी और बताया कि आदरणीय राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर। रश्मि जी, आपका माइक बंद है। धन्यवाद आदरणीय सर, आपने प्रस्तावना प्रस्तुत की, और डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस के बारे में भी आपने बात की।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से निर्णय लिया कि हिंदी भाषा राजभाषा होगी और उसकी लिपि नागरी लिपि होगी। 1993 से औपचारिक रूप से हिंदी दिवस मनाया जाता है और आज हम सभी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के साथ हिंदी दिवस मना रहे हैं, जो कि आज 15 तारीख है, कल था। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से, और ससम्मान आमंत्रित करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय डॉक्टर दक्षा जोशी जी को, जो कि गुजरात से हैं। स्वागत है महोदय। आप विशिष्ट अतिथि के रूप में आज जुड़ी हुई है मैम हमारे साथ। आपका वीडियो बंद हो गया, पता नहीं गलती से या आपने किया है। स्वागत है आपका। नाम बोलाणु। हेलो, हाँ जी, स्वागत है मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। हाँ, नमस्ते। नमस्कार, मैं स्वागत। ऑन द वे हूँ, कार से मैं बोल रही हूँ। जी जी, थोड़ी बहुत हिंदी दिवस के ऊपर मेरी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री डॉक्टर प्रभु चौधरी जी और आप सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। कविता का शीर्षक है हिंदी दिवस पर। करते हैं तन मन से वंदन, जनमन करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का अभिनंदन, अपनी संस्कृति का आराधन, अपनी भाषा का आराधन, अपनी भाषा का। यह अपनी शक्ति सर्जना के माथे की है चंदन रोली, माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी है बोली। यह अपनी बंधी हुई अंजूरी, ये अपने गंगित शब्द सुमन, यह पूजन अपनी संस्कृति का, यह अर्चन अपनी भाषा का। अपने रचना करके रहते किसकी धारा के बीच बहे, हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहें। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा वर्तमान। उड़िया यह जाके ये दर्शन बताइए कि अपनी मैडम, संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का। ये वाली लाइट यह ऊंचाई है तुलसी की, यह ऊंचाई है तुलसी की, यह सुर अरे ये सिंधु वाली की है। गहराई। यह हाँ, ऊंचाई है तुलसी की, यह सुर सिंधु की गहराई। टंकार चंद बरदाई की, यह विद्यापति की पुरवाई। टंकार चंद बरदाई की, यह विद्यापति की। जय शंकर की जय जयकार, जय शंकर की जय जयकार। निराला काय अपार अपराजय ओज, यह गर्जन अपनी संस्कृति का, यह गुंजन अपनी भाषा का। शायद खबर છે કે હું આ ન્યુટ જ કરી દે। मेरे ख्याल से इनकी कविता हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दक्षा जोशी मैम महोदय, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सुंदर कविता सुनाई आपने। अब इसके पश्चात चलते हैं हम अगली वक्ता की ओर। आदरणीय विशेष अतिथि के रूप में जुड़ी हुई हैं अर्चना चौधरी जी। राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, महात्मा गांधी जी ऐसा कहते थे। इन्हीं शब्दों के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अर्चना चौधरी जी। क्या आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ? किसी और नाम से भी लोग जुड़ जाते हैं, इसलिए चलिए आदरणीय ममता सक्सेना जी अगर जुड़ी हुई हो तो सादर आमंत्रित हैं। ममता सक्सेना जी भी नहीं दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर। अनीता तिवारी जी,
अनीता जी, आप कह रही थी मुझे कि पहले ही बुला लेना, आपका जल्दी से नंबर आ गया है। ससम्मान स्वागत करती हूँ आपका जी आभासी पटल पर। स्वागत। जी धन्यवाद रश्मि जी। माँ शारदे को नमन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती सरोज दवे दीदी, आदरणीय सुवर्णा जाधव जी, दवे सर, संस्था के संस्थापक आदरणीय प्रभु चौधरी सर, साथ ही संगोष्ठी से जुड़े समस्त सम्माननीय विद्वज्जन का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। दक्षा जोशी जी को भी प्रणाम करती हूँ और हमारी इतना खूबसूरत संचालन कर रही आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौबे जी को भी मेरा नमस्कार। हिंदी माथे की बिंदी है, हिंदी माथे की बिंदी है, विश्व के माथे पर चमके प्रेम की भाषा हमारी, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान, यही परिभाषा हमारी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी की एक लंबी विकास यात्रा रही है। अभी यह बात हमें आदरणीय प्रभु चौधरी सर ने भी बताई कि हमने क्या खोया क्या पाया, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात करूंगी। हिंदी हमारी भाषा है, संस्कार है, धर्म है, सभ्यता है, हमारा मान सम्मान है और साथ ही स्वाभिमान भी है। हम सभी जानते हैं कि माँ में ईश्वर का वास होता है, भले ही कोई इस बात को क्यों ना नकारे। ठीक उसी तरह हिंदी भी हमारी माँ है और इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा ही प्राप्त है। अपनी भाषा के बिना कभी भी विकास संभव नहीं होता। तभी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। महात्मा गांधी ने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। ग्रियर्सन ने कहा था कि हिंदी संस्कृत की बेटियों में सबसे अच्छी है और शिरोमणि भी। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कहा कि राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है और ऐसा विद्वज्जनों ने इसलिए कहा क्योंकि हिंदी में अपार संभावनाएं वह देख रहे थे कि हिंदी एक दिन माथे की बिंदी ही बनेगी। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारे देश की विरासत है। यह जन भाषा है, जन संपर्क की भाषा है। प्रेम, करुणा, दया, संवेदना, मधुरता, सहजता, सरलता, सारे के सारे मानवीय मूल्य इसमें समाहित है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि सरस, सरल, मनोहारी है। अपनी हिंदी सबसे प्यारी है। हिंदी हमारी आन है, बान है, शान है और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है। यह संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है। सारे के सारे भाव इसमें समाहित है। हिंदी सागर जैसी है, समुद्र जैसी है, अनंत गहराई को लिए हुए है। सबको लेकर चलने का भाव, समन्वय की भावना, लोक मंगल, लोक कल्याण का भाव लिए हुए है और निज स्वार्थ से परे है। हमें अपनी भाषा पर सदैव गर्व करना चाहिए, फक्र करना चाहिए और इसके संवर्धन हेतु हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, तभी विकास संभव होगा। किसी ने ठीक कहा है कि सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ अपनी होती, अमित प्यार जो है करती। बड़ा ही सुंदर उदाहरण एक बार किसी ने दिया था अपने भाषण में कि अपनी माँ अगर फटी चिथड़े कपड़े पहने हुए है तो क्या हम उसे अपनी माँ कहने में शर्म करेंगे? और दूसरे की माँ बड़ी आधुनिक है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, तो हम उसे अपनी माँ स्वीकार कर लेंगे। यही बात मुझे लगता है यहाँ पर भी लगती है। हम अपने राष्ट्र का आराधन करें, मातृभाषा से प्रेम करें और हम सभी का दायित्व है, कर्तव्य है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाएं। अपने सारे कार्य हिंदी में करें, मातृभाषा का सम्मान करें
क्योंकि जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, सही तरह से विकास तभी संभव होगा। कोई भी वृक्ष जब जमीन से उखड़ता है तो वह सूख जाता है, उसका पतन हो जाता है और फिर वह हरा भरा नहीं हो सकता। तो अंत में यही कहना चाहूंगी कि विश्व भाषाओं को सीखने की प्रेरणा के साथ यदि हम संकल्पित होंगे, तभी हिंदी दिवस की सार्थकता होगी। अपनी भाषा का अभिमान करेंगे, इसके संवर्धन हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे और हिंदी को विश्व भाषा बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। और आप सभी से अनुरोध है, अगर आप बोलते वक्त अपना वीडियो खोल लें तो हमें सुनने में भी और अच्छा लगेगा। अभी तक 3-4 लोग आए हैं, प्रभु जी के अलावा वीडियो ऑन नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनीता जी कि आप इस पटल पर पधारी और जी, आपने बस ये कहना निवेदन करना चाहूंगी कि अभी मैं एक कार्यक्रम में हूँ अच्छा और वहाँ के सर बड़े अनुशासित हैं, जी जी तो मैंने कहा धीरे से मैं बोल सकती हूँ वहाँ पीछे नहीं बैठ करके। नहीं, आप तो कार्यक्रम में व्यस्त होने के बावजूद भी आप पधारी हैं, उसके लिए बहुत आगे बहुत धन्यवाद। आगे अवश्य जो है वीडियो पे रहूंगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब हमारे साथ पधार चुके हैं इस आभासी पटल पर आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि कुलानुशासक एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन गांधी से। को बुला लीजिए, पदमचंद जी गांधी को बुला लीजिए 5 मिनट के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस आभासीय पटल पर, और ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय पदमचंद गांधी जी रायपुर से, जो श्रेष्ठ वक्ता हैं और आज भी विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर। मंच को नमन समय का करता हूँ। दीजिए ना 5 मिनट। मंच को नमन करता हूँ। प्रभु जी चौधरी जी को मैं क्या उनकी अनुमोदना करता हूँ कि ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और रश्मि जी की जो कार्य संचालन की जो शैली है अद्भुत है। मैं सभी वक्ताओं को नमन करता हूँ, हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 5 मिनट में मैं अपना अभिव्यक्त पूरा करने की कोशिश करूंगा। कि कहते हैं कि भाषा की समृद्धि उसके विचार और ऊर्जा से होती है, और भाषा की ताकत की कसौटी उसमें उपलब्ध साहित्य, सशक्त संप्रेषण क्षमता, ज्ञान विज्ञान तकनीकी में अभिव्यक्ति की अद्भुत ग्रहणशीलता तथा उसमें उपलब्ध रोजगार से होती है। तो कुछ ऐसे देश भी है जहां पर भाषा का उपयोग कम होता, लेकिन उनकी शक्ति ज्यादा है, क्योंकि उनमें ये सब गुण पाए जाते हैं। हमारे देश की समृद्ध भाषा आज हिंदी है। हिंदी होने के बावजूद भी इसको अभी तक हमारी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, राजभाषा तक ही सीमित कर दिया गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कुछ कारण जो मेरे को दृष्टिगत हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर पूर्व के अंदर, यानी उत्तर पूर्व भारत में भारतीय विद्यार्थी गुड़िया, संघ की राजभाषा कुछ हिंदी ऐसा हो देश की सकता है, सभ्यता संस्कृति वो का जरा वो लेके प्रतिनिधित्व आना तो जरा, कर रही है, लेकिन वे ही रूम हिंदी फ्रेशनर में देना जरा काम मुझे। नहीं करके दूसरी भाषाओं में काम करते हैं। अगर वो प्रतिनिधित्व करते हुए भी अगर दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं तो वो उचित नहीं है, कि हमारे ही देश में ऐसे लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा है कि हमारे ही देश के माइक कथित बंद करो अंग्रेज, आपका। अरुणा सराफ की माइक बंद करो। रूम फ्रेशनर, वो जो छिड़कती है ना दादाजी के दूसरा लिए। कारण मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे ही देश में हाँ, कथित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में हिंदी की कक्षा के अलावा अन्य कक्षाओं में क्यों? सार्वजनिक रूप से जो हिंदी में बात करते हैं उनके ऊपर आर्थिक जुर्माना भी लगा देते हैं कि आप अंग्रेजी में बात करिए, हिंदी में बात मत करिए। ये बड़ा मुझे इतना दुख होता है कि आज हमारी भाषा के ऊपर कोई बोलना चाहता है तो उसके ऊपर आर्थिक दृष्टि से जुर्माना लगाया जाता है। हिंदी साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं में रोजगार के कम अवसर, ज्ञान विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में इन इन भाषाओं में मौलिकता से अधिक अंधानुकरण करते हुए कि प्रकृति से हम पिछड़ जाते हैं, यानी कि रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और ये वो अच्छी किताबें जो होती है वो हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं हो पाती है। तकनीकी ज्ञान की है, विज्ञान की अब तो आने लगी है, कुछ कुछ आने लगी, लेकिन जितनी मात्रा में आनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं आती है। इसके कारण से रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं औरों के देशों के मुकाबले में। और भाषाओं के आधार पर जो हमारा
ये जो मंडल बनाया था, जिसको कहते हैं कि इसका गठन किया था, राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया था। उसमें सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के नाम पर खास समुदाय और उनके निहित स्वार्थों को ध्यान में रखकर उसकी पूर्ति कर दी जाती है, खाना पूर्ति कर दी जाती है और अपने स्वार्थ सिद्ध कर लिए जाते हैं। तो ये जो आयोग बनाने के बाद भी वो अपना जो काम है पूरी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है, केवल हम एक खाना पूर्ति करने में तक ही सीमित रह जाते हैं। तो इसके लिए जो उपाय है, राजभाषा हिंदी का विकास बौद्धिक वर्ग, खास समुदाय के निहित स्वार्थों को ध्यान में रखकर करने के बजाय संविधान में जो निर्देश दिए गए हैं, भारत की विधि संस्कृतियों और उसमें अभिव्यक्त करने वाली विविध भाषाएं और भाषाओं का जो प्रयोग करने वाली जनसाधारण के माध्यम से करके अगर किया जाए तो हमारी भाषा और ज्यादा विकसित हो सकती है और राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा का दर्जा भी मिल सकता है। आज हिंदी भाषा के साथ स्थानीय भाषाओं का भी जो तंत्र आया है, आज स्थानीय भाषा भी हावी हो रही है। और जैसे कि कई भाषाएं ऐसी होगी जो राजनीतिक स्तर के ऊपर भी स्थानीय भाषाओं को ले लिया जाता है और इसे हिंदी को गौण कर दिया जाता है और वो प्रभावी हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम राष्ट्रभाषा को, हिंदी भाषा को अगर उपयोग में लाएं तो हम ज्यादा से ज्यादा कारगर हो सकते हैं। भारतीय भाषा तथा हिंदी भाषा एक दूसरे पर आधारित है और हिंदी का विकास राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। जो जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से अगर हम राष्ट्रभाषा का इसको दर्जा देंगे तो हमारे उपयोग के ऊपर निर्भर करेगा। तो एक हिंदी को हम आगे प्रमोट इसको मतलब विकसित कर पाएंगे और हम इसको सही मायने में इसका उपयोग कर लेंगे और हमारा राष्ट्रीय दर्जा आ जाएगा। और कई जगह देखना आता कि आज के टाइम में भाषा की जो लिपि बन रही है वो भी एक ऐसी विकृत हो गई है जिसमें अंग्रेजी के शब्द भी है, हिंदी के शब्द भी है, अरेबियन शब्द भी है। इस तरह खिचड़ी इन्होंने बना दी है। तो वो भी एक पिछड़ने का कारण है कि हिंदी कितनी हम शब्दों का उपयोग करते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा कि वो हिंदी बोलने में भी अपने को निम्न स्तर का समझते हैं कि हम हिंदी में क्यों बात करें। और कई भाषाओं के नाम पर भी कई ऐसे विवाद होने लग गए हैं। तो मैंने एक कविता भी बनाई है, तो हिंदी के सम्मान के ऊपर में जो कविता लिखी है, मैं आपको अपनी जो गीत बनाया वो मैं आपको 1 मिनट में सुना देता हूँ कि हम हिंदी का सम्मान क्यों करें। तो मेरी भाषा में लिखूं, हिंदी से नाता जोड़ो, इससे मुंह मत मोड़ो, अंग्रेजी को अब छोड़ो, पर भाषा का रिश्ता तोड़ो। ये भाषा तो राष्ट्र की भाषा है, इस भाषा का अभिनंदन है। हिंदी से नाता जोड़ो, इससे मुंह मत मोड़ो, अंग्रेजी को अब छोड़ो, परिभाषा का रिश्ता तोड़ो। ये भाषा तो राष्ट्र की भाषा है, इस भाषा का अभिनंदन है। यही है अपनी भ्रामी, यही है लिपि सुंदरी, ऋषभ देव ने इनसे लिपि एक बनाई। श्रद्धा से काम करे हम, इसका सम्मान करे हम, जनमानस तक पहुंचाए, विवाद कभी नहीं लाए। ये भाषा तो राष्ट्र की शक्ति है, ये भाषा ही अभिनंदन है। यह भूमि ऋषि मुनियों की, शास्त्र सभी समाये, रहीम कबीर और तुलसी ने भाषा के गुण गाए। प्राकृत हो या संस्कृत और पाली, उर्दू बंगाली पंजाबी, हिंदू सिख मुस्लिम भाई ईसाई, सबके मन को हर्षाई। इस भाषा को आगे बढ़ाना है, हिंदी का जग में रंग जमाना है। हिंदी से नाता जोड़ो, इससे मुंह मत मोड़ो, अंग्रेजी को अब छोड़ो, परिभाषा का रिश्ता तोड़ो। ये भाषा तो
राष्ट्र की भाषा है, इस भाषा का अभिनंदन है, इस भाषा का अभिनंदन है। अगर इन भावों के साथ में हम राष्ट्र की भाषा का, हिंदी भाषा का सम्मान करेंगे तो मैं कहता हूँ कि हर मन के अंदर, हर व्यक्ति के दिल के अंदर राष्ट्र के प्रति, हिंदी के प्रति सद्भावना जागृत होगी और हिंदी आगे बढ़ पाएगी। और ये मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि हमारी जो भाषा है हिंदी एक दिन राष्ट्रीय भाषा घोषित होगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत एक निवेदन में धन्यवाद। चाहता हूँ, यदि अपन समय की पाबंदी नहीं रख पाएंगे तो कार्यक्रम में दिक्कत आएगी। थोड़ी और भारत वालों के लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कार्यक्रम होता है आधे घंटे लेट ही होता है। आज भी हमने देखा है कि 5 बजे के समय और 5:10 पे अपन कार्यक्रम शुरू कर पाए, और ऐसा करके 5 मिनट का बोल के अपन 10 मिनट तक सब लोग बोलेंगे तो निश्चित रूप से कि जो अन्य वक्ता है उनको अवसर नहीं मिल पाए। तो चलिए, निवेदन है आपसे बहुत कि अगली बार ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपने बढ़िया कविता सुनाई और मुझे वो गाना याद आ रहा था, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, और वो हिंदी के लिए हिंदी की अच्छा हिंदी का सोच रही थी मैं, तो बहुत अच्छा आपने कविता सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बताया कि हिंदी में रोजगार मिलना चाहिए और हिंदी में पर हमें गर्व करना चाहिए, कुछ ऐसा ही आपने अपने वक्तव्य में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर, जो कि कुलानुशासक हैं एवं हिंदी विभागाध्यक्ष उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय से हैं और राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के अध्यक्ष भी हैं। ससम्मान आमंत्रित करती हूँ विनोबा भावे के इन शब्दों से कि मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो ये मैं सह नहीं सकता। और सर हिंदी के ही विभाग अध्यक्ष हैं, तो समझ लीजिए सर समर्पित है हिंदी के लिए। सर सम्मान स्वागत है सर आपका, आभासी पट्टी। सरस्वती श्रुति महती महियताम। आज के इस महत्वपूर्ण वेब पटल पर जुड़े सभी आत्मीय सुधीजन, ये सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग हिंदी दिवस के इस पावन मौके पर पिछले 75 वर्षों के प्रगति को लेकर पूर्वावलोकन पुनरावलोकन कर रहे हैं और आने वाले समय में हिंदी की क्या तस्वीर हो इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। पटल पर हमारे बीच सुवर्णा जी जुड़ी हुई हैं। इस पटल पर डॉक्टर प्रभु चौधरी जी जो कि संस्था के संस्थापक हैं जुड़े हुए हैं। रश्मि जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। मुक्ता जी हैं, अरुणा जी हैं, पदमचंद गांधी जी हैं, आनंदी जी हैं। सभी सुधीजन यहाँ पर उपस्थित, सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। वस्तुतः यह जो विषय है अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि अगर आबादी के मान से देखें तो हिंदी भाषी दुनिया में सर्वाधिक हैं। प्रयोग के आधार पर देखें तो भारत में लगभग 50% से अधिक संप्रेषण हिंदी के माध्यम से हो रहा है। जहाँ तक राज्यों की बात करें तो हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद हिंदी को वह स्थिति क्यों नहीं बन पाई जिस हिंदी की चर्चा हमारे राष्ट्र पुरोधा कर रहे थे। और इधर विश्व पटल पर भी देखें तो दुनिया के कई देश हैं जहां पर हिंदी को भारत के दूर भी राजभाषा घोषित किया हुआ है, संपर्क भाषा के रूप में वहां पर काम में आ रही है, जनसंचार की भाषा के रूप में भी हिंदी है। इसका मतलब यह है कि यह जो विषय है यह केवल विचार का विषय नहीं है वरन क्रियान्विति का विषय है। हमें ये देखना होगा कि हिंदी और भारतीय भाषाएं, इनके बीच में जो संबंध और संपर्क बना हुआ है इसे इस नए दौर में और अधिक मजबूत करना होगा। हम लोगों ने हिंदी को तो महत्व दिया, लेकिन जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, और इसके कारण जो हिंदीतर भाषाएं हैं उनके भाषा भाषियों के मन में हिंदी को लेकर संदेह अभी भी बना हुआ है। होना ये चाहिए कि हिंदी के साथ अन्य भाषाओं के संबंध को मजबूती मिलना चाहिए। हमने त्रिभाषा फार्मूला अपनाया था, लेकिन हिंदीतर प्रदेशों में वो लागू हुआ। वहाँ पर वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, इसको अपनाते हुए इन तीनों को
त्रिभाषा फार्मूले के रूप में लिया गया। लेकिन हिंदी प्रदेशों की स्थिति अलग हो गई। वहां पर संस्कृत को जोड़ लिया गया। संस्कृत हमारी ज्ञान परंपरा की संवाहिका है, उसको सीखें, अच्छी बात है, लेकिन हमने दक्षिण की भाषाओं को या पूर्वोत्तर की भाषाओं को, बांग्ला, असमिया, गुजराती, मराठी या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उनके साथ जो संबंध बनाना था वो नहीं बनाया। उसके कारण स्थिति ये हो गई कि इन सब भाषाओं के बीच में जो एक गहरी एकता अनुस्यूत है, आंतरिक रूप में ये सब जुड़ी हुई हैं, लेकिन बाह्य रूप में इनको हमने दूर कर दिया। तो इस दौर में हमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि भारत की तमाम भाषाओं के बीच में संबंध मजबूत हो, हिंदी इन सबके बीच में जोड़ने का कार्य करे। आज हिंदी और भारतीय भाषाएं वैश्विक फलक पर अपनी विशिष्ट स्थिति प्राप्त कर चुकी हैं, पर यहाँ पर हमें दो अलग अलग दिशाओं में सोचना होगा, विचार करना होगा। पहला तो ये कि हम ऐसे क्या उपाय करें संपूर्ण विश्व पटल पर कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को स्थापित ही नहीं किया जाए, वरन व्यापक रूप में स्वीकार किया जाए। इसके लिए बहुत बड़े प्रयास आवश्यक हैं। दूसरी तरफ हिंदी और भारतीय भाषाओं को संस्कृति, साहित्य और शिक्षण के साथ जोड़ना होगा। क्या केवल ये भाषाएं परस्पर विचार विनिमय की भाषा हैं? क्या केवल संपर्क संवाद की भाषा हैं? होना ये चाहिए कि इन समस्त भाषाओं को संस्कृति की संवाहिका बनाते हुए विश्व पटल पर ले जाना होगा, साहित्यिक अभिव्यक्तियों के साथ जोड़ते हुए आगे ले जाना होगा, और फिर इनके शिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। जब तक भारतीय भाषाएं शिक्षण का अनिवार्य अंग नहीं बनेंगी, तब तक नए लोग कैसे जुड़ेंगे, या जो लोग जानते हैं वे विधिवत शिक्षण में उसका प्रयोग कैसे करेंगे। अतः मेरा ये मानना है कि हमें इन दोनों क्षेत्रों में विचार करना होगा कि एक तरफ हिंदी और भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा के प्रयास, दूसरी तरफ साहित्य, संस्कृति और शिक्षण की प्रविधि के क्षेत्र में इनको और अधिक मजबूती के साथ ले जाने के प्रयास। आज हमें कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि दुनिया के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का औपचारिक रूप से पठन पाठन किया जाता है। ये उपलब्धि है इस दौर की कि हमने इतने देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी के पठन पाठन की व्यवस्था कर दी। लेकिन क्या यह व्यवस्था कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि के साथ है? पंजाबी के साथ है? पंजाबी की स्थिति तो यह हो गई कि भारत में पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जा रही है, और पाकिस्तान में वही जो है वो पर्शियन लिपि में, अरबी लिपि में लिखी जा रही है। यानी भाषा एक है पंजाबी, और दो लिपियों की व्यवस्था हो रही है। तो इससे संकट ये खड़ा होता है कि हम विचार विनिमय वाचिक रूप में तो कर पाते हैं, लेकिन जब लिखित अभिव्यक्ति की बात आती तो एक ही पंजाबी भाषा दो अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। हिंदी के साथ भी ये हुआ कि कुछ देश ऐसे हैं, सूरीनाम आदि, जहां पर रोमन लिपि में लिखी जा रही है। प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि पूरी दुनिया में हिंदी जहां भी पहुंचे वो देवनागरी लिपि के साथ पहुंचे, और उसी के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। पंजाबी के साथ भी होना चाहिए कि एक लिपि चले पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सिंधी की स्थिति और विकट है। सिंधी की कई लिपियां हैं। सिंधी सिंध प्रदेश के जो बाशिंदे भारत में आए थे वो अपने साथ एक स्वाभाविक उनकी जो लिपि थी उसके साथ चल रहे थे। इधर देवनागरी में भी लिखा जाने लगा, उधर अरबिक में भी लिखा जाने लगा। तो अब ऐसी स्थिति में सिंधी क्या अलग अलग हो गई है? सिंधी भाषा तो एक ही है, लेकिन लिपि भिन्नता से संकट हो गया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आजादी के 75 साल होने के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के बाद भी अगर यह जो विसंगतियां हैं ये बनी हुई हैं, तो हमें प्रयास करना होगा कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को दोनों ही दृष्टियों से आगे आने का मौका मिले। फिर ये देखना चाहिए कि जो भाषाएं हैं वो ज्ञान प्राप्ति का आधार है। अगर हमारी भाषाओं में
पर्याप्त ज्ञान सामग्री नहीं आएगी, पर्याप्त पाठ्य सामग्री, वैचारिक सामग्री नहीं आएगी, तो हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हस्तांतरित करेंगे। अभी हो ये गया है कि अगर ज्ञान विज्ञान के श्रेष्ठ ग्रंथ अंग्रेजी में सुलभ है, हिंदी में अनुवाद का सहारा लिया जा रहा है, जबकि मौलिक रूप में ज्ञान विज्ञान और विचार का साहित्य हिंदी में आए, यह भी आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ में यहाँ ये देना चाहूंगा कि व्यक्तित्व निर्माण को आधार देने में भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। अभी हो ये रहा है कि व्यक्तित्व निर्माण और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि संस्थानों में इस दिशा में प्रयास किए जाते हैं। वहां भी आप देखेंगे तो अंग्रेजी की बैसाखी पर हम लोग टिके हुए हैं। क्या भाषा जो है वह उससे जुड़ा हुआ जो स्वाभिमान है हम खो चुके हैं, उसे फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। तो व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से हिंदी और भारतीय भाषाओं को सबल बनाना होगा। साहित्य की अभिव्यक्ति की दृष्टि से परस्पर विनिमय हो, इसलिए अनुवाद भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि कन्नड़ का साहित्य हिंदी में तत्काल आ जाए, हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य कन्नड़, तमिल, तेलुगु में तत्काल चला जाए। ऐसा हो नहीं रहा है। आज अंग्रेजी यदि वर्चस्वशाली बनी हुई है तो इसलिए क्योंकि अंग्रेजी में दुनिया की तमाम भाषाओं में जो श्रेष्ठ रचनाएं होती हैं, श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान है, वो शीघ्र पहुंच जाता है और अंग्रेजी से उन भाषाओं में चला जाता है। लेकिन भारतीय भाषाओं के बीच में ये आदान प्रदान उतनी तेजी से नहीं हो पाता है। आज भी हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी से भी बहुत सारी किताबें हिंदी में आने में बहुत समय लग रहा है। कई किताबें ऐसी हैं जो 30 साल पहले, 40 साल पहले अंग्रेजी में लिखी गई और आज तक अनुवाद नहीं हुआ उसका। तो खामियाजा हम झेल रहे हैं कि हमने त्वरित अनुवाद की व्यवस्था नहीं की। उसके कारण अंग्रेजी से फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश में साहित्य जल्दी पहुंच रहा है, रशियन में पहुंच रहा है, रशियन का साहित्य दुनिया की तमाम भाषाओं में पहुंच रहा है। लेकिन क्या दुनिया की ऐसी भाषाएं जिनमें की बड़ी संख्या में अनुसंधान आदि प्रकाशित होते हैं, वो हिंदी में त्वरित गति से आ रहा है या हिंदी से उन भाषाओं में जा रहा है क्या? तो इन 75 वर्षों में क्या खोया क्या पाया, तो उसमें एक दिशा यह भी हो सकती है कि हमें अनुवाद की दृष्टि से हिंदी और दुनिया की भाषाएं, हिंदी और भारतीय भाषाएं, इनके बीच में अनुवाद कार्य को गति देनी होगी। जितना भी श्रेष्ठ साहित्य दुनिया की किसी भी भाषा में हो, वह त्वरित गति से हिंदी में आए, हिंदी का श्रेष्ठ सृजन, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान अन्य भाषाओं में जाए। उससे हिंदी की प्रतिष्ठा जो बनी हुई है, बड़ी संख्या में हिंदी भाषी भारत में है और भारत के बाहर भी बड़ी संख्या में हिंदी बोली जा रही है, लेकिन ज्ञान विज्ञान, विचार, व्यक्तित्व निर्माण, साहित्य सृजन, भावात्मक एकता से जुड़ा हुआ साहित्य, चिंतन मनन का साहित्य, ये सब कुछ यदि दुनिया की भाषाओं से हिंदी में, भारत की भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से भारत की भाषाओं में और हिंदी से दुनिया की भाषाओं में जाने में यदि गति बढ़ जाए, तो ये तय माने कि हिंदी के प्रति ये जो भाव है कि अब भी उसमें बहुत सारे विषय हैं जो नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो यह भ्रम टूटेगा और हिंदी यूएनओ में स्थापित होगी, संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनेगी, जिसकी कि वो सहज अधिकारिणी है। छोटे छोटे समूहों की भाषाएं यूएन में पहुंच गई हैं, जिनकी आबादी बहुत कम है, लेकिन जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है, वो आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का रास्ता देख रही है। आओ हम सब मिलकर के इस स्थिति को बदलें और हिंदी को भारत की लोक भाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा तीनों रूपों में प्रतिष्ठित करने के लिए समवेत प्रयास करें। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आदरणीय सर ने बताया हमें कि सर्वाधिक लोग हिंदी को देश में विश्व में बोलते हैं, लेकिन इसके लिए और अच्छा बनाने के लिए इसमें अनुवाद जो प्रक्रिया है उसको अपनाना होगा हमें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि अन्य भाषाओं का ज्ञान हम हिंदी में सीख सकें और हिंदी का ज्ञान
अन्य भाषा के लोग ले सकें, तब इसको और भी सम्मानित रूप से देखा जाएगा। और साथ ही साथ आदरणीय ने बताया कि हिंदी को जो लिखने का है, हमको देवनागरी लिपि में ही लिखना चाहिए, बल्कि अन्य भाषाओं को भी एक ही लिपि होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी विचार रखे सर ने। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। हमेशा की तरह आपका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धन होता है। धन्यवाद। आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए हम अगले वक्ता की ओर चलते हैं। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था। वहीं लोकमान्य तिलक ने भी कहा कि यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, और इतना होने पर भी अगर राजभाषा ही रहती है तो हमारे इन गोष्ठियों का क्या मतलब रह जाता है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच अन्य अनेक गोष्ठियों पर गई, यहाँ पर भी कुछ प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं। मैं चाहूँगी कुछ ऐसे प्रयास हों कि राष्ट्रभाषा बन जाए, क्योंकि राष्ट्रभाषा तो है ही है, पर टैग नहीं लगा है इसका कि राष्ट्रभाषा है, पर सभी काम इसी तरह से हो रहे हैं। तो ससम्मान स्वागत करती हूँ, हमारे पटल पर उपस्थित हैं आदरणीय मुक्ता कान्हा कौशिक जी। स्वागत है महोदय आपका। छत्तीसगढ़ से धन्यवाद हैं। जी, जी, स्वागत है। जी। राष्ट्रीय शिक्षक संघ चेतना द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी में मंच पर आसीन विद्वज्जनों को सादर प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षक संघ चेतना के सूत्रधार आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी जी को संजय, अभिवादन करती हूँ। मेरे मंच आजू-बाजू एक पर मीटिंग हो उपस्थित रही है है, परम बहुत आदरणीय सैलन जी, काम नहीं करने दे जिनका उद्बोधन हम सुन रहे थे। बहुत ही तन्मय होकर हम लोग सुन रहे थे और उनसे काफी कुछ हमें सीखने को लगता है हर बार। जैसे कि आज का विषय है राष्ट्रभाषा, हिंदी के 75वें वर्ष के पश्चात क्या खोया क्या पाया। और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से हमने इस 75वें वर्ष में हिंदी को स्थान दिलाया है। क्योंकि हम हिंदी पखवाड़े से संबंधित आयोजित गोष्ठी में हैं, तो हिंदी दिवस की आप सभी विद्वज्जनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी तो हम सभी हैं, हिंदी भाषा मातृभाषा हम सभी के हैं, और हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी को किस तरीके से मान दिलाएंगे। हम आभासी गोष्ठी पर हमने कहा कि हिंदी का मान सम्मान होना चाहिए। यह मान सम्मान घटा कब है हिंदी का? पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि घटा नहीं है, हम घटाने के प्रयास की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अपने बच्चों को क्या सीख दी है, हमने क्या सिखाया है हिंदी से संबंधित। बच्चों को हम अंग्रेजी माध्यम सिखा रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेज रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि अंग्रेजी जो भाषा है वो बच्चे सीख रहे हैं, हिंदी हम घर पर ही बोल रहे हैं साथ में। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो जितने भी अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं या अन्य लोग हैं, वो अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी में भी बोलना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है हिंदी का, ये मैं कहूंगी कि हिंदी की जो भाषा है आगे विश्व स्तर पर भी बढ़ी हुई है, क्योंकि लोग विदेश में जाकर बसने लगे हैं और विदेश में जाकर के हमारे हिंदी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है, क्योंकि उसके बोलने और समझने वालों की जो संख्या है संसार में तीसरी है। अब विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निष्पादित करते हैं। एशियाई संस्कृति में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशियाई भाषाओं से अधिक एशिया की प्रतिनिधि भाषा है, और भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। आज के तकनीकी युग में भी विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अगर देखें तो हिंदी को महत्व दिया जा रहा है और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ताकि देश की प्रगति में ग्रामीण जनसंख्या सहित सभी भागीदार निश्चित हो सके। इसके लिए भी यह अनिवार्य है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान से संबंधित जो साहित्य का सरल अनुवाद किया जाए, इसके लिए राजभाषा विभाग ने सरल हिंदी शब्दावली भी तैयार की है। राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान
मौलिक पुस्तक लेखन योजना के द्वारा हिंदी में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि आदरणीय शैलेंद्र जी ने कहा कि अंग्रेजी के पुस्तक को अनुवाद में सालों लग जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदी का जो अनुवाद है इतने सरल और सहज है, इतनी सरल और सहज बोली की भाषा है, जिसको हम आपस में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो यही आज के शिक्षित युवाओं के लिए भी एक संदेश जाता है कि विद्यार्थियों को ज्ञान विज्ञान संबंधी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराई जाए। अभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप देखेंगे कि हिंदी को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत। मैंने कल ही हिंदी दिवस मनाया अपने कॉलेज में, तो विज्ञान भौतिक और गणित विषय के जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी विषय लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हिंदी विषय को महत्व दिया जा रहा है और आगे रोजगार भी काफी उपलब्ध होंगे युवाओं के लिए हिंदी भाषा से संबंधित। तो भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है, और भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिंदी है। इसलिए इसको एक दूसरे में प्रसारित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हिंदी भाषा के प्रसार से ही पूरे देश में एकता की भावना मजबूत दिखाई देती है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुक्ता जी बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने अपना उद्बोधन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और सचमुच हिंदी पर हमें गर्व करना चाहिए। और आपने एक बात सही कही कि घर पे लोग बाग अंग्रेजी सिखाते हैं अपने बच्चों को, और भाषण में बेशक हिंदी के भाषण दें। और अगर यही परिवर्तन हो जाए, मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी ना सिखाएं, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी उतना ही महत्व दें, तो सचमुच और भी अच्छा होगा और हम उस पर गर्व कर सकेंगे। और हम जब स्वयं गर्व करेंगे तभी हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे गर्व करना, और वो भी अपने बच्चों ये निरंतर आनुवांशिक रूप से चलती रहेगी ये प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुक्ता जी, आपने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। चलिए चलते हैं हम। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय वंदना अग्निहोत्री, जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उनका नाम मेरे पास है। सुधा शिक्षिका जी हैं अगर, तो वो भी मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। और आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी जी को ससम्मान स्वागत करती हूँ विशिष्ट अतिथि के रूप में। आज हमारे साथ सर का वक्तव्य होगा। स्वागत है आदरणीय महोदय। अगर आप एक बार फिर से अपना उद्बोधन देना चाहें तो आदरणीय प्रभु चौधरी जी। आनंदी सिंह जी और इनको बुला लीजिएगा। जी जी, चलिए। सुनीता मंडल है। हाँ, तो मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय आनंदी जी का, जो कि शुरू से ही हमारे इस पटल से जुड़ गई हैं और आज पहली बार मैं इनको सुनूंगी। स्वागत है आदरणीय महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया संचालन। सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षक संचितना के सभी पदाधिकारियों को मेरा नमन, और इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमारा आज विषय है आजादी के 75 वर्षों में हिंदी का विकास, मैं एक हिंदी शिक्षिका होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हिंदी को जितना हो सके हम आगे बढ़ाएं, उनका सम्मान करें। इस पर मैंने कुछ एक सर्वेक्षण से निकाला है कि अगर हिंदी भाषा की वैश्विक स्थिति हम जानते हैं तो यह विश्व के 150 से अधिक 2 करोड़ भारतीयों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा 40 देशों में 600 से अधिक विश्वविद्यालय और स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरे नंबर पे हमारी हिंदी भाषा आती है, और हमें अब इसको प्रथम नंबर में लाना है। ब्रिटिश, जैसे कि पहले था कि भारत और फिजी की भी ये राजभाषा है हिंदी। ब्रिटिश भारत काल के दौरान बहुत से श्रमिकों को भारत से जब ले जाया गया, इनमें से अधिवेशन देशों में हिंदी भाषा आज क्षेत्रीय भाषा है, जैसे मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना आदि। मॉरिशस में तो विश्व हिंदी सचिवालय की भी स्थापना की गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा अभी भी हिंदी को नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का
जो हमें अभी तक नहीं मिला है। ये हमें बहुत बहुत ही बड़ा खेद लगता है, दर्द होता है। दूसरा एक है कि उच्च शिक्षित ऐसे लोग होते हैं जो हिंदी बोलने में शर्म करते हैं और बहुत झिझकते हैं कि हम हिंदी कैसे बोले। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा अपने विचारों में बदलाव करना चाहिए और हिंदी भाषा के सामने एक प्रमुख चुनौती ये है कि अब तक रोजगार की भाषा ये नहीं बन पाई है जो बननी चाहिए। उच्च एमएनसी कंपनियां जो होती है उसमें सब अंग्रेजों का ही बोलबाला ज्यादा होता है। तो ये छोटी छोटी बातों को जो मैंने एक लिख के रखा है ये मेरा था। और छोटा है कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी के बजाय अगर हिंदी हो तो शायद विस्तार और उसका व्यापक रूप हमें देखने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका उद्बोधन। आपने बताया कि विदेशों में कहाँ किस तरह से हिंदी चल रही है और विदेशों में किस तरह से उसका हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच जहाँ जहाँ भारतीय लोग पहुंच चुके हैं वहाँ वहाँ हिंदी अब सभी देशों में पहुंच चुकी है। और जो भारतीय एक साथ रहते हैं, एक ग्रुप बना के रहते हैं, हर जगह एक समूह में रहते हैं, वहाँ त्योहार भी मनाए जाते हैं और हिंदी में ही बातचीत होती है। तो हमारी हिंदी विश्व स्तरीय हो चुकी है। और आपका सुंदर उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब हम धन्यवाद। चलते हैं हमारे साथ हैं आदरणीय सुनीता मंडल जी। उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर। सुनीता जी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। अब ज्वाइन तो किया था उन्होंने, जुड़ी थी, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ हैं शहनाज शेख जी। उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर। महासचिव हैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की। स्वागत है महोदया, अगर आप कुछ अपने विचार रखना चाहें। डॉक्टर शहनाज शेख नांदेड़ से स्वागत। जी नमस्ते मैडम। स्वागत। आज की हमारी ये संगोष्ठी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना द्वारा ली जा रही हिंदी भाषा के 75 वर्ष क्या खोया और क्या पाया। मेरे विचारों से अगर देखें तो आज के इस संगोष्ठी के अध्यक्ष तथा उपस्थित पटल पर उपस्थित सभी महानुभाव विद्वज्जन, मैं अभागी हूँ कि मैंने शैलेंद्र कुमार सर का व्याख्यान नहीं सुना, इसलिए आप अभागी नहीं दूंगी, मैं लिंक भेज दूंगी, आप सुनिए। जी जी जरूर। अभागे मत कहूँ अपने आप को। आप सौभाग्य मत सुनाइए। जी, वैसे मेरे विचारों से हमने तो इस 75 वर्ष में हिंदी में कुछ खोया नहीं, ऐसा मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारी हिंदी उत्तरोत्तर बहुत विकसित रूप में जा रही है, विकास कर रही है और आज हम विश्व की तीसरी भाषा के रूप में नहीं बल्कि पहली भाषा के रूप में कदम रखने के लिए जा रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हुए हमारे 75 वर्ष हो गए और हमने अमृत महोत्सव भी मनाया है और दिनों दिन हम सफलता के प्रगति के नित नए आयाम यहाँ पर हासिल कर रहे हैं, उसे पा रहे हैं। जैसे कि इसी पिछले वर्ष हमने यहाँ पर चांद पर भी कदम रखा है। और वैसे देखा जाए तो जो भी राष्ट्र होता है जिसका राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र प्रतीक है, वहाँ विडंबना ही यही है कि आज भी राष्ट्रभाषा का हमारा मुद्दा विवादग्रस्त के रूप में यहाँ पर चला आ रहा है। और जब भी किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति होती है, उसके संस्कृति के विकास में उसकी भाषा का ही विशेष योगदान होता है और भाषा संस्कृति का अटूट संबंध होती है, क्योंकि भाषा ही संस्कृति की संवाहक होती है। और प्रत्येक भाषा का एक इतिहास होता है जो उस देश और देशवासियों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास से जुड़ा होता है। संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा होने के कारण उसे हम देव भाषा भी कहते हैं, आर्य भाषा भी कहते हैं और वो हिंदी की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। और हिंदी भाषा का इतिहास लगभग हमारा 1000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है, परंतु हम हिंदी में सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्य रचना, बनावट की दृष्टि से सरलता, वैज्ञानिकता और सब प्रकार के भावों को प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं। और उसी गुणों के कारण जब भारत आज़ाद हुआ तो सन 1949 14 सितंबर को उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया।
और साथ ही संविधान में राजभाषा के संबंध में 343 से 351 तक की धारा की व्यवस्था भी की गई, और इसलिए कि देश में एकता व अखंडता कायम रहे, और इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए हमारे जो बुद्धिजीवी, समाज सुधारक, विचारकगत शताब्दियों से संघर्ष रहे हैं, जिनमें सक्रिय योगदान देने वाले सबसे पहले मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पुरुषोत्तम दास टंडन, काका कालेलकर आदि का नाम यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम यहाँ पर गिन सकते हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर हमारी हिंदी हिंदी को एक प्रकार से मान्यता प्राप्त हो चुकी है, और हिंदी विश्व के 100 से भी अधिक विश्वविद्यालय में यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, और यह हमारी हिंदी की गौरवता है। हिंदी का एक गौरवमय इतिहास हम ये स्वर्ण अक्षरों से लिख सकते हैं, और विश्व में हिंदी सर्वाधिक बोली जाने भाषाओं में, यानी कि यहाँ पर हम पहले ही में एक रहा कि तीसरे स्थान पर अपना कदम रख चुकी है। और इतना ही नहीं, आज हम सूचना प्रौद्योगिकी भाषा, वो हमारे हाथ सूचना प्रौद्योगिकी भाषा बन गई है, समाचार पत्र की भाषा है, पत्रिकाएं निकलती है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि सभी जगह हिंदी ने अपना एक प्रकार का ऐसा वर्चस्व कायम किया है कि आज हर कोई हिंदी बोलने के लिए इन सब माध्यमों का यहाँ पर सरलता से प्रयोग कर सकता है। और हम देखते हैं कि कैसे तकनीकी आविष्कारों के कारण यहाँ पर टाइप रोमन अंग्रेजी में किया जाता है और हमें वो देवनागरी में प्राप्त हो जाती है। नई प्रौद्योगिकी में हिंदी में अभिव्यक्ति सभी सुविधाएं आर्कुट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ब्लॉग स्पॉट आदि उपलब्ध है। और ब्लॉग के रूप में हमारे पास सबसे हमारे पटल पर जो कि अभी रंजित सिंह अरोड़ा सर भी यहाँ पर शामिल है, उनके ब्लॉग अगर पढ़े तो हमको समझ में आता है कि ऐसे जो लोग लिखते हैं उनके द्वारा भी हमारे हिंदी को एक प्रकार से अच्छा स्थान मिल रहा है, और उसका एक दर्जा मतलब महत्वपूर्ण हो रहा है, और हमारी हिंदी उत्तर यहाँ पर प्रगति करती जा रही है। जैसे कि हिंदी ई लर्निंग, अनुवाद ई लर्निंग, ऑनलाइन ई महाशब्दकोश, हिंदी स्कैनर, ई पत्रिका, पुस्तकालय, हिंदी में बोलकर टाइप करना आदि सभी नवीनतम जो ये मीडिया में मतलब मोबाइल पर टूल्स आए हैं। यहाँ तक कि भारत का माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी भारतीय भाषाओं में बातचीत का मुख्य मंच बन गया है, और निसंदेह हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त भाषा है। महात्मा गांधी के अनुसार जब उन्होंने कहा था कि हम भारत के अगर किसी भी देश को विकसित करना है तो पहले भाषा को विकसित करना होगा, और उसको राष्ट्रभाषा हमारी एक होनी चाहिए। और हिंदी का प्रश्न उन्होंने जो कहा था कि उनके अनुसार हिंदी का प्रश्न मेरे लिए देश की आज़ादी का प्रश्न है। हिंदी भाषा केवल एक राजभाषा नहीं, ये संपूर्ण देश की संस्कृति के रूप में पल्लवित और पुष्पित भाषा है। और जब भारतवर्ष आज़ादी की ऊर्जा का, नए संकल्पों का, आत्मनिर्भरता का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ऐसे में भारतीय संस्कृति की संप्रभुता, एकता व अखंडता को सुरक्षित रखने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने पर भी दृढ़ संकल्प लेकर विचार करना अनिवार्य होना चाहिए, विकल्प नहीं। और आज हम देख रहे हैं कि हमारी हिंदी आज मतलब हिंदी का अपना एक व्यापक शब्द भंडार है। हिंदी भाषा व्यक्ति को एक नई पहचान देती है। पश्चिम के कई लोग भारतीय संस्कृति और भाषा को गौरव के साथ अपना रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे बोलने के लिए मौका दिया कि मैं यहाँ पर ये नहीं देखती कि अपने दृष्टि से हिंदी ने कुछ खोया है, लेकिन हिंदी यहाँ पर उत्तर प्रगति करते हुए प्रगति के दिशा में जा रही है, और हम उसमें बहुत कुछ नया पा रहे हैं, नए आयाम आ रहे हैं। और ये नई शिक्षा नीति में हमारी हिंदी भाषा को एक प्रकार का उच्च दर्जा यहाँ पर मिलने के लिए ये नई शिक्षा नीति उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, लाभदायक है, ऐसा मैं कहूँगी। और इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए यहाँ पर मौका दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपने सही कहा कि अनिवार्य होना चाहिए कुछ चीजें हिंदी में बोलने के लिए, और बहुत सुंदर वक्तव्य आपने बताया कि किस तरह से मीडिया के माध्यम से हिंदी अपने उच्चतम स्तर पर जा रही है, और किस तरह से आप नागरी लिपि में अनुवाद वगैरह कर सकते हैं तत्काल नेट पर जाकर, और ये नागरी लिपि के साथ ही लिखी जाए। और सचमुच नेट पर ये धमाल मचा रही है जब से खासतौर से वॉइस टाइपिंग आई है, तब से पहले लोग लिखने में सब चाहते थे, लेकिन आप बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम उद्बोधन के लिए। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय रीता रानी जी, अगर कुछ बोलना चाहें तो क्या बोली जाती है सर, मैं दादी का 10वां है, बोली मैं घर में मेहमान है, मैं प्रस्तावना नहीं करती।
अरे भाई तो यार शहनाज शहनाज मैम, शहनाज जी अपना माइक बंद कर लीजिए कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, स्वागत है जी। आप अपना माइक खोल लीजिए रीता मैम। नहीं, माइक सुनाई नहीं दे रहा। आप आपकी आवाज माइक जी जी, स्वागत। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और इस मंच पर पहली बार उपस्थित हुई हूँ और इसके लिए आदरणीय इस मंच के संस्थापक आदरणीय महोदय प्रभु जी का हृदय तल से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी। विषय सचमुच चिंतनीय है क्योंकि जीवन शैली में या एक जो मैं कहूँ आडंबर में हमने जिस तरह से हिंदी को अपनाया, अंग्रेजी को अपनाया है आडंबर वश, वो बहुत ही चिंता का विषय है। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं को भी मैं देखती हूँ जो मुख्य रूप से गृह संचालन का कार्य संभाल रही हैं, वो स्वयं ही अंग्रेजी के कुछ खास शब्दों का प्रयोग कर शायद कहीं ना कहीं वो मनोग्रंथि उनके अंदर बैठी हुई है। अगर आप देखें तो उन कुछ खास शब्दों का प्रयोग बातचीत के क्रम में जहाँ आप हिंदी के सहज शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ विशेष रूप से जबरदस्ती अंग्रेजी के ठूसे हुए शब्द जो किसी भी हिंदी प्रेमी के कानों को चुभेंगे तो वो दिखता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदी की गरिमा के साथ अपने व्यक्तित्व की गरिमा को जोड़े। अगर किसी भी भाषा की समृद्धि आपका कोश है तो स्वाभाविक है कि आप मान पाएंगे, चाहे वो आप किसी भी भाषा में बोले। और हिंदी तो पूरे भारत की भाषा है, ये भारत को एक सूत्र में जोड़ती है, तो इसके महत्व से हम सभी को परिचित होना होगा। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, हम मंच पे जो भी उपस्थित हैं बुद्धिजीवीगण, मैं आप सभी को बहुत प्रणाम करती हूँ और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमने अपने घरों की परिधि के अंदर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया है। हमारे अंदर अगर हिंदी साहित्य के लिए प्रेम जन्मा है तो क्या हमने इसका वंश वृक्ष अपने वंश वृक्ष के साथ बढ़ाया है? क्या हम अपने घर में बाहर से खरीद कर हिंदी साहित्य की पुस्तकें मेजों पर सजाते हैं? और हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले हमारे बच्चे क्या कभी उन पन्नों को उलट पलट कर देखते हैं? क्या आपने कभी जो हिंदी साहित्य में रचा है, अगर आपका बच्चा लिटरेचर की ओर रुचि रखता है, सुरुचि संपन्न है, तो क्या आपने कभी उसके साथ अपने अनुभव बांटे हैं? अगर हम ये काम अपने घर से शुरू करें, घर के अंदर थैंक यू बोलने की जगह धन्यवाद बोलना प्रारंभ करें, घर के अंदर कोई आ रहा है तो गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून की जगह प्रणाम और सादर नमस्कार कहना प्रारंभ करें, तो शायद ये एक अच्छी शुरुआत होगी। और एक दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, भारत जो है वो लोक भाषाओं का देश है, तो लोक भाषाओं के भी कुछ शब्द जो कि बहुत आसानी से हिंदी में समाये जा सकते हैं, उन्हें समाने का अवसर देना चाहिए, ताकि लोक भाषाएं भी भारत की इस राष्ट्रीय भाषा के साथ जुड़े और साथ ही लोक भाषाएं भी खुद को हिंदी भाषा से अपनत्व महसूस करती हुई पाए। और जैसा कि पहले कहा गया है, अनु सर ने कहा था, आपके विशिष्ट अतिथि ने, कि अनुवाद, त्वरित अनुवाद पे उन्होंने बात की थी। मैं एक बात कहकर संपन्न करूंगी क्योंकि समय सीमा है मंच की। अनुवाद पर विशेष रूप से कार्य होना बहुत ज़रूरी है और उससे भी बड़ी बात है क्योंकि अनुवाद जो है ना, अनेक भाषाओं के बीच सेतु का काम करती है। और उससे भी बड़ी बात है, एक अनुरोध प्रकाशकों से होगा, पुस्तक छापने वालों से, कि वो अनुवाद की किताबों के प्रकाशन में भी अगर थोड़ी हानि सहकर भी इस कार्य में खुद को आगे बढ़ाकर हिंदी साहित्य की सेवा दे सकें तो अवश्य दें, ये विनम्र प्रार्थना रहेगी। और इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करती हूँ और इस मंच के प्रति हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारे साथ बहुत सुंदर उद्बोधन आपका। और सच कहा, मैं एक दिन सोच रही थी, मैं और मेरा भाई एक बात कर रहे थे कि हमारे दादाजी कहते थे कि तस्तरी ले आओ,
चाय पीने के लिए, क्योंकि वो प्लेट से चाय पीते थे। और अब वो तस्तरी की जगह कप प्लेट हो गया, और अब प्लेट के बदले में अगर किसी से पूछो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो तस्तरी बता ही नहीं पाएगा। तो घर में अगर हम बोलते रहेंगे तो हमारे जो कुछ शब्द हैं, जो हमारे चले आ रहे हैं परंपरा से, वो विलुप्त नहीं होंगे, उनको बचाया जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब हम चलते हैं अगली वक्ता की ओर। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कल भी मेरे साथ एक मंच पर थी, आदरणीय अनीता गौतम जी, अगर यहाँ हैं, शायद अभी दिखाई नहीं दे रही। और हमारे साथ हैं आदरणीय रणजीत सिंह अरोरा सर। ससम्मान स्वागत करती हूँ। इनके कई लेख हैं और कविताएं लिखने की भी शुरुआत कर दी है। कई किताबें छप चुकी हैं, लगभग 8 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय, पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत। इस आभासी पटल पर सभी सुधी साहित्यकारों को प्रणाम। विषय बहुत ही उत्तम है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमने हिंदी को लेके सिर्फ पाया ही पाया है, खोया बहुत कुछ कम है। और बहुत तेजी से हम हिंदी से अपने जग को, अपनी दुनिया को, अपने भारत को 21वीं सदी में विश्वगुरु की ओर लेके और चल पड़े हैं, जिसमें निश्चित ही हिंदी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हिंदी आजकल जो आधुनिक तकनीकी ज्ञान है, उसके माध्यम से रोजगार का भी एक उत्तम अवसर है। इस विषय पे जरूर मैं आप सभी सुधी साहित्यकारों का ध्यान। मेरी आवाज आ रही है क्या रश्मि जी, आप हाँ बता सर, सकती है? स्पष्ट आ रही है। सब लोग आपकी बातों को हाँ। ध्यान से सुन रहे हैं सर। तो देखिए, मेरी उम्र इस समय 63 साल की मेरी उम्र है, और इस उम्र में भी मैंने तकनीकी ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात किया है, अपना खुद का ब्लॉग बनाया है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि एक गुरबाणी सिख इतिहास को आधार मान के बनाया हुआ ब्लॉग, जिसे आज विश्व में मतलब एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे हम ब्लॉग को डाले तो पता लगता है कि कितने लोगों ने प्रतिदिन उसको विजिट किया है, कितने लोग उस ब्लॉग पर आए हैं। तो उस वेबसाइट के अनुमान के आधार पर लगभग 1.25 लाख से ज्यादा लोग मेरे ब्लॉग पर प्रतिदिन विश्व में विजिट करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं हिंदी साहित्य को, गुरबाणी सिख इतिहास को, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी को हिंदी के माध्यम से विश्व में प्रसारित कर रहा हूँ, और आधुनिक तकनीकी ज्ञान का। और मैं तो उद्योगपति हूँ, बहुत मेरे पास समय लिमिटेड, बहुत कम समय होता है। जितना भी समय होता है मैं अपने जीवन के एक एक पल का, एक एक क्षण का उपयोग करने का हमेशा सोचता रहता हूँ। कम सोता हूँ, कम खाता हूँ, कम सामाजिक समारोह और बाहर घूमने का प्रयत्न करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा साहित्य सर्जन में और अपने ब्लॉग में ध्यान दे सकूं। तो जहाँ ये जो अब अपने साथ जो नए नव लेखक और जो नए साहित्यकार और शिक्षक वर्ग है, जो हमारे जो शिक्षक हैं, जो प्राध्यापक हैं, वो इस देश की धुरी हैंगी। इस देश का युवा पीढ़ी का जो किस तरह से उसका निर्माण करना है, उसकी सोच विचार क्या होगी, ये सब आप लोगों पर निर्भर करता है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आधुनिक आत्मज्ञान आप पहले स्वयं आत्मसात करें, और बहुत सरलता से कर सकते हैं। मैं विशेष रूप से इसमें आपकी मदद करूंगा। मैं इस आभासी पटल पर और हिंदी के अन्य आभासी पटल पर भी बार बार कहता हूं कि इस विषय पर भी आभासी संगोष्ठी हमें रखनी चाहिए, और लोगों को इस आधुनिक तंत्र ज्ञान से अवगत कराना चाहिए। बहुत सरलता से आप लोग लिखते, तो हम हिंदी के साहित्यकार बहुत कुछ हैं, लगातार लिखते हैं, लगातार इतना अथाह लिखते हैं, लेकिन हमारी दिक्कत ये कि हम संभालते कुछ नहीं है। हम क्षण भंगुर हमारा साहित्य बन के रह जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपने साहित्य को स्वयं की, जो मेरी अपनी खुद की अगर कोई रचना लिखी हुई है तो मैं उसे अपने एक बच्चे की तरह प्यार करता हूँ उसे मैं। तो अपने उस बच्चे को अगर हम नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा। यदि सब लोग ऐसा प्रण कर लें कि उनका लिखा हुआ जो है वो सर्जित, उनका किया हुआ है वो सेफ रहे, और वो ज्यादा से ज्यादा सुलभता से तुरंत लोगों के पास पहुंचे, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही विश्वगुरु हम शीघ्र अतिशीघ्र बन जाएंगे। क्योंकि जहां एक कलम चलेगी और जहां 1 लाख कलम चलेगी तो डेफिनेटली उसका प्रभाव बहुत ज्यादा अलग होगा, और बहुत विशाल समृद्ध साहित्य का हम सब लोग मिलकर निर्माण कर सकते हैं।
तो हम सब लोगों और हम यहाँ पर कोई भी इस मंच पर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई कमजोर व्यक्ति है। सब रथी महारथी देश के जो है शामिल होते हैं इस मंच पर, जिनको ईश्वर ने अपनी विशेष आशीर्वाद देके उनके हाथ, उनकी कलम में एक विशेष संबल दिया हुआ है और वो अपनी सारी रचनाएं हिंदी में लिखते हैं। इसलिए मुझे ज्यादा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ इस हिंदी दिवस पर कि समय का सदुपयोग करें, अपना ब्लॉग बनाएं, अपनी वेबसाइट बनाएं, आधुनिक जो तकनीकी ज्ञान है उसे आत्मसात करें और उस आधुनिक तकनीकी ज्ञान का पूरा पूरा उपयोग करके स्वयं का साहित्य सर्जन तो आप समर्थ करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप इस प्रकार से हिंदी की भी सेवा कर सकते हैं और अपने देश की भी सेवा कर सकते हैं। कल मैंने इस विषय पे अपने फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट करी थी और मैंने अभी विशेष रूप से कविताएं लिखना शुरू करी है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको कविता लिखनी है तो उस विषय की अंतरात्मा में आपको उतरना पड़ता है। उस विषय को आपको अपनी श्वास में, अपनी धड़कन में उतारना पड़ता है, तो आप कविता के माध्यम से कुछ अच्छा उकेर सकते हैं। तो हिंदी तो हमारी अंतरात्मा में बसी हुई है, हमारी सांसों में हिंदी बसी हुई है और हम हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के विकास के लिए निरंतर सभी लोग प्रयत्न करते हैं। तो मैं इस आदरणीय बहन जी से इजाजत चाहकर सिर्फ 1-2 मिनट का समय लेके कल जो मैंने कविता लिखी है उसका पठन करना चाहता हूं। मैंने लिखा है, हिंदी की शान में शब्दों की सरिता। हिंदी है हिंद की शान, अखंड भारत की पहचान, हर दिल की धड़कन में बसी, मातृभाषा की है यह आन। उर्दू, फारसी, संस्कृत से सीखी मिठास और ज्ञान, राष्ट्रभाषा हिंदी करती है विविधता में एकता का ज्ञान। हिंदी ने हर दिल को जोड़ा, स्नेह की डोर में पिरोया, सभी भाषाओं का सम्मान इसने बड़े प्यार से संजोया। हर शब्द में है शक्ति भरी, हर वाक्य में जीवन का रस। भारत की आत्मा है हिंदी, जो लाए समृद्धि और उल्लास। हिंदी की महिमा अपरंपार, जग को दिखाया इसका विस्तार। फिल्मों कविताओं में बसी है यह भाषा अनुपम उपहार। देश की आजादी में बनी हथियार, जनमानस में इसने भरा प्यार। इसकी मिठास ने मन जीते, यह माँ भारती की सच्ची पुकार। भारत माँ की वाणी है हिंदी, इसका गौरव है अनमोल। हर गली, हर शहर, हर गांव इसका दीपक जले अनंत गोल। आजादी की गाथाओं में वीरों ने इसे किया स्वीकार। हिंदी के जय घोष में निखरा देश का हर एक विचार। मैं इतना कहकर अपना उद्बोधन, समय की मर्यादा है और इतना कहकर मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। बहन रश्मि चौबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आज के इस संगोष्ठी को आयोजित करने वाले आयोजकों का भी तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारे साथ ललिता जी हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहें 2 मिनट में तो ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय ललित जी हैं, ललित जी हैं। स्वागत है महोदय, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरोरा सर, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई और निरंतर प्रयास करते हुए हम जल्दी आशा करते हैं एक किताब छपेगी आपकी कविता की। स्वागत है आदरणीय ललित सर। थोड़ा सा परिचय भी दे दीजिए, मुझे पता नहीं है सर, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं है। स्वागत। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ महोदय, आपकी स्पष्ट आ रही है। सबसे पहले मैं आज के इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी साहित्यकारों का, लेखकों का, कवियों का, रचनाकारों का मैं सादर प्रणाम करता हूं और मुझे इस संगोष्ठी में जुड़ने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। और साथ ही आज का जो है ये कार्यक्रम संचालन कर रही डॉक्टर रश्मि जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत ही सुंदर संचालन आप कर रही है, तब से मैं देख रहा हूं आपके जो संचालन में जो बातें आप जो अंतिम समय में जो आप जो शब्द व्यवहार करते हैं वो वास्तव में हृदय में स्पर्श हो रहे हैं। धन्यवाद। दूसरी बात कि अभी मेरे से पहले कितने वक्ताओं ने जितनी भी बातें कही है, सभी वक्ताओं ने अपने अपने अंदाज में हिंदी को विकसित करने का जो भाव प्रकट किया है
वह वास्तव में हमें बहुत ही गहराई से करना है। मैं उस प्रदेश से हूँ जिस प्रदेश में हिंदी नहीं असमिया बोली जाती है। मैं आसाम प्रदेश से हूँ और मैं ये बताता हूँ कि मैं असमिया और हिंदी दोनों में काम कर रहा हूँ। असमिया से हिंदी, हिंदी से असमिया में रोज एक अनुवाद करता हूँ। और आपको मैं ये बता दूं कि हमारा जो कार्य है वो सबसे ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा अनुवाद में। हमारी बाधाएं कहाँ हैं, हमें उसको पहचानना पड़ेगा। अभी सभी वक्ताओं ने कहा कि हम इस स्थान पर पहुंच गए, उस स्थान पर सही है, लेकिन हमारे हिंदी को विकसित करने में जो बाधाएं हैं हम उनको कैसे दूर करें। आज हमारे यहाँ पे साक्षर और निरक्षर लोग इतने हैं, उनमें से हमको ये परखना होगा कि कौन हिंदी का रुचि रखने वाले हैं और कौन दूसरी भाषा को रुचि रखने वाले। जो हिंदी की रुचि रखने वाले हैं उनके सामने क्या समस्या है उसका हमको समाधान करना है। समाधान हम अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में हमें एक एक व्यक्ति को उस कार्य में जुटना होगा, तब जाके हम हिंदी को विकसित कर पाएंगे। हम सुबह से शाम तक जितने भी कार्य करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, हमारे कार्यालय के कार्य करते हैं या हमारे जो भी सामाजिक कार्य है, उनके अंदर में हम सबसे ज्यादा अहमियत हिंदी भाषा को दें। ये हमारे मानसिक चेतना हमारी होनी पड़ेगी। हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ हमारी जो व्यवहारिक भाषा है, संस्कारिक भाषा है, उसमें हिंदी का प्रयोग सबसे ज्यादा होना पड़ेगा। हमारे जो शब्द हैं उसमें हिंदी का जो ज्ञान है वो इतना कम हो गया है कि हमारे सामने दूसरी भाषा अपने पांव जमा रही है। हमारे जो देश के जो आज़ादी हुई, उस आज़ादी के अंदर जितने भी हमारे देशभक्त थे जिन्होंने अपने कलम से देशभक्ति को हिंदी में रचा, उनका जो योगदान है आज वो नींव को इतनी मजबूत कर गए। उस नींव को हमें कैसे और अधिक मजबूत करना है, ये बात हम नहीं सोच रहे। हम 75 साल बना चुके देश की आज़ादी के, लेकिन हमने उन व्यक्तियों को, उन महान व्यक्तियों को जिन्होंने कलम हिंदी में चलाई, हिंदी के शब्द लिखे, और वो आज हमारे जब भी हमको देशभक्ति गीत गाते हैं तो हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। ये बात हमको मान स्वीकार करना पड़ेगा, हिंदी में हो या जो साहित्य में हो या सिनेमा में हो। जब हमारा देशभक्ति का गीत कोई बजता है तो हमें हमारे रोम में बज जाती है हिंदी। क्या ये बात हम मानेंगे या न माने, लेकिन हम हिंदी में हमारी कमजोरी कहाँ है इस बात को जरूर पहचानें। हमारी आंचलिक भाषा जो है, जितनी भी आंचलिक भाषा है, उनको कैसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए हमको सबसे पहले उनका अनुवाद करना होगा। जैसा कि पहले हमारे गांधी जी वक्ता ने कहा था और भी हमारे कई वक्ताओं ने इस बात को रखा है कि हम अनुवाद पे अधिक बल दें। जब हमारा अनुवाद अधिक बढ़ेगा तो हमारा हिंदी का विकास होगा। हमारे बहुत से लेखक, कवि, रचनाकार ऐसे हैं जो इतना अच्छा साहित्य लिख रहे हैं लेकिन उनको राष्ट्रीय स्तर में पहुंचने का कोई मौका नहीं मिला। तो हमारे जैसे ये संस्थान है, इनका कर्तव्य बनता है कि हम इनको कैसे मंच पे लाएं, कैसे उनका हिंदी साहित्य आगे बढ़ाएं। ये हमारा नैतिक दायित्व है, इसको हम निभाएं। हमारे जो साझा संकलन है, जो हम साझा संकलन प्रकाशित कर रहे हैं, उसको आज हम ये जो गोष्ठी कर रहे हैं हम करेंगे, इसके बाद भूल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो गोष्ठी है इसका साझा संकलन हम तैयार करें, तब तो हमारा एक दस्तावेज तैयार होगा, वो हमारी नई पीढ़ी को मिलेगा। बस मैं इतना कह के अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा है। और बाकी हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा उसमें और भी कुछ बातें होगी, मैं जरूर रखूंगा। मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर कहूँगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ससम्मान सही कहा सर ने कि हमारी जो आंचलिक भाषा है उसका भी विकास होना चाहिए और हमारे बच्चों की जो व्यवहारिक घर में हमें और भाषाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, हिंदी का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि बच्चे ठीक से समझ सकें। आज सचमुच बच्चे हमारे अंग्रेजी की ओर जा रहे हैं और मैंने इसीलिए हमने विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान से मिलकर एक कार्यक्रम बच्चों के लिए चालू करवाया है, जो हर माह होता है और उसमें विषय दिए जाते हैं जिसमें हिंदी में ही लिखते हैं वो, और वो खुद ही मुख्य वक्ता, अतिथि वगैरह होते हैं। इस तरह से हम हिंदी और देवनागरी लिपि और संस्कृति और परंपराओं की ओर बच्चों का रुझान पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, सही विषय उठाया आपने। एक बात और रखना चाहूंगा कि हम बच्चों का जो साहित्य है हिंदी में अधिक प्रकाशित करें। हाँ बिल्कुल, ये मेरा
क्योंकि आज हम लोग तो बोल लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जरूरी है, जिससे हमारी अगली पीढ़ी हिंदी में परिपक्व हो। धन्यवाद आदरणीय सर। और अब हम चलते हैं, हमारी मुख्य अतिथि हैं आदरणीय सुवर्णा जाधव मैम, जो कि मेरी बहना जैसी हैं, बड़ी बहना जैसी, और मुझे निरंतर प्रेरित प्रेरित करती रहती हैं। और अब मेरी कुछ दिनों में किताब सामने आएगी, और उसकी अगर मैं कहूँ कि पीछे से बिल्कुल कहती हैं लिखो लिखो, आप कविता लिखो, एक एक जरूर लिखो। इस तरह से इन्होंने मुझे कह कह के ना बिल्कुल कवि बना दिया है। तो इनके सामने चंद लाइनें रखूंगी स्वरचित। हिंदी तुम जीवन का आधार हो, तुम जीवन की सुगंधित बयार हो, तुम सब भाषा की बहना हो, तुम उपन्यास कहानी हो, इनकी आत्मा में सजीवता भरती हो, ऐसे ही तुम राष्ट्रभाषा कहलाती हो, तत्सम तद्भव देशी विदेशी अपनाती हो, ऐसे ही तुम विश्व लिपि कहलाती हो। हिंदी तुम जीवन का आधार हो, कंप्यूटर संग महारानी बन बैठी हो, जैसे अरोरा सर ने बताया, कंप्यूटर संग महारानी बन बैठी हो, 24 भाषाओं के अनुवाद को समझाती हो, 9.5 लाख शब्दों की शब्दावली समेटी हो, तुम ही तो शब्दों का संसार हो, तुम जीवन की सुगंधित बयार हो, तुम बिन मैं गूंगी हो जाती हूँ, जहाँ तुम नहीं मैं बहरी हो जाती हूँ, तुम ही मेरे मुख का श्रृंगार हो, तुम ही मेरे मस्तिष्क के विचार हो, तुम बिन ही नहीं जिंदगी हो, हिंदी तुम मेरे जीवन का आधार हो, तुम जीवन की सुगंधित बयार हो, तेरे चित्र देवनागरी में बनाती हूँ, तेरे गीतों को सप्त स्वरों में गाती हूँ, तुम ही मेरे जीवन का आधार हो, ईश्वर वंदना में तुम ही तो साथ हो, तुम जीवन की सुगंधित बयार हो, तुम ही मेरा स्वाभिमान हो, हमारी संस्कृति परंपरा की जान हो, आजादी के सारे किस्से हिंदी में, तुम ही तो शहीदों का गौरव गान हो, तुम जीवन सुगंधित बयार हो, दादी बाबा की कहानी हिंदी में, माता पिता की ममता हिंदी में, पति का प्यार बच्चों की भाषा हिंदी में, और तो और मैं जाऊंगी तो राम राम कहेंगे हिंदी में, तुम ही से तो सारे रिश्ते नाते हैं, आप सबसे मेरे रिश्ते नाते हिंदी से ही हैं, तुम ही से तो सारे रिश्ते नाते हैं, तुम ही से मेरा श्रृंगार हो, तुम जीवन की सुगंधित बयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना, और मैंने आदरणीय को जानबूझकर सुनाई पूरी कविता, क्योंकि वो कहती रहती है कविता लिख कविता लिख, और मैं सचमुच इन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है। ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुवर्णा जी दीदी का, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की, और ये इतना ही नहीं, इनका जो स्नेह है हम सबको प्राप्त होता रहता है। स्वागत है। पटल पर बचे हुए सभी लोगों को सादर प्रणाम। और आखिरी में बात करते वक्त ये समस्या होती है कि सबने सभी विषयों पर बोला हुआ होता है, और अब हम बोले तो क्या बोले, क्योंकि मुख्य वक्ता आदरणीय शैलेंद्र कुमार शर्मा जी का वक्तव्य अच्छा रहा, अरोरा जी ने भी कैसा लिखने का ये अच्छा मार्गदर्शन किया, और मुक्ता कौशिक जो शिक्षा विभाग में अभी प्रोफेसर है, तो उन्होंने भी जो वक्तव्य दिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में अभी जो नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें हर एक को कौन सी भाषा में हमें शिक्षा लेना है उसका पूरा अधिकार है। मैं भी शिक्षा विभाग में अफसर रह चुकी हूँ, इसलिए इसका महत्व जानती हूँ। तो इसीलिए
अपनी भाषा में जो आदमी पढ़ता है वो जल्दी समझ पाता है। तो इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि अपनी भाषा में हम पढ़ लिखे। और सबने इसी दिन पर अच्छे अच्छे कविताएं सुनाई। सभी को मैं हिंदी दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। और अभी आपको सबको पता है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुरू है, तो सभी जगह बहुत ही मंगलमयी पवित्र ऐसा उत्साहजनक वातावरण है और बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल बहुत अच्छा है। तो मैं सभी प्रार्थना करती हूँ गणपति जी को कि सब पर आपका आशीष बना रहे और सबको लिखने की प्रेरणा मिलती रहे और सबकी किताब आती रहे। यही प्रार्थना करती हूँ और अपने विषय की ओर मुड़ती हूँ। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन नहीं, हमने नित्य हिंदी दिन मनाना है। हमें एक दिन नहीं ये मनाते हैं, ये प्राचीन अधिक स्वरूप है हमारा, फिर भी हमें रोज मनाना है। हिंदी केवल है भाषा नहीं है। अभी हम अलग अलग भाषाओं के लोग होते हैं, उन्हें एक दूसरे को जोड़ने का काम हमारी भाषा करती है। संपर्क का काम मुख्य साधन है वो। और इतना ही नहीं, वो हमारी संस्कृति की पहचान है। हम उससे हमारी संस्कृति जानी मानी जाती है। और इतना केवल प्रादेशिक लोगों को नहीं, तो पूरे भारतीय लोगों को जोड़ने का काम वो करती है। मैं मुंबई में 16 साल रह चुकी, तो वहां तो विभिन्नता में एकता होती है और अनेक धर्मीय अनेक भाषीय लोग होते हैं। तो हम हर कोई हर किसी की भाषा नहीं जानता, उसी वक्त हर कोई हिंदी का सहारा लेता है। और वो कैसे भी हो, वो शुद्ध होगी इसकी भरोसा नहीं है, कैसी भी हो, लेकिन दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है और उसको क्या कहना है वो हम समझ जाते हैं। तो सच में ये संपर्क की, एक दूसरे के भावों की अभिव्यक्ति की भाषा है। ये बहुत बड़ी बात है और वो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। और ऐसा हम अभी कहते हैं कि पीछे है या कुछ, ये ऐसा कुछ नहीं। जब जैसे जैसे तकनीकी बदलाव हो रहे हैं, तो आपने देखा होता मोबाइल पे अभी ये भी दिया है, एक सेकंड। सही कहा महोदया ने कि आप मोबाइल पर वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, मतलब बोलकर भी लिख सकते हैं। अब इतनी अच्छी सुविधा आ चुकी है। जी, वही सुविधा है और बहुत सारी है। सिर्फ हमको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। उससे हम ना, और उसमें ग्रामर व्याकरण की शुद्धि भी हो जाती है। यानी हम कभी यहाँ लिखते वक्त गलती कर सकते हैं, लेकिन ये मशीन गलती नहीं करती। उसमें हमने व्याकरण का दे दिया तो वो भी पूरा अच्छे से ठीक करके, कुछ हमारी गलती हो गई तो वो सुधार के दे देता है। हमें सिर्फ समझने की, सोचने की और जान लेने की जरूरत है। ये हमने जाना तो बहुत होता है। और पहले के जमाने से भी देखो, हिंदी में कितने बड़े साहित्यकार हो गए, जो प्रेमचंद, कि जिनके विचारों से मैं इतनी प्रभावित हो गई कि मैं मराठी भाषी होने के बावजूद मैंने प्रेमचंद के साहित्य में हिंदी में एमफिल किया। तो मैं इनके इतने विचार प्रभावित करने वाले थे। उसी तरह कबीर, तुलसीदास और कई कितने सारे लेखक है कि हम आज भी ऐसा अपने पीढ़ी के मानते हैं। और उन्होंने जो भी, उनका साहित्य कालातीत है, उन्होंने जो तब लिखा तो लगता है अरे आज के माहौल को देख के ही लगा है। तो इतना सामर्थ्य ये भाषा में है, साहित्य में है। उन्होंने हिंदी को एक पहचान दी। और अभी कुछ कहा जाता है कि हिंदी को, एक पीढ़ी सिर्फ ऐसी है कि उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है, उनको सिर्फ अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है। या कहीं जगह ऐसा होता है कि हम हिंदी बोले तो वो इस तरह देखते कि कहाँ किस गवार से पाला पड़ा। लेकिन ये कम जगह होता है, और ऐसी जगह होता है उनमें घर वालों की भी गलती है, क्योंकि घर वालों ने भी हिंदी, उनके माँ बाप तो हिंदी भाषी हो गए ना। तो हम तरक्की करने के लिए अंग्रेजी सीखना कोई गलत बात नहीं, सीखना भी चाहिए, जमाने के साथ चलना भी चाहिए, लेकिन अपनी धरोहर है, अपनी जड़ें है, वो हमें भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए हिंदी भाषा क्या अपनी मातृभाषा, इसका ज्ञान हमको हमने देना ही चाहिए। घर में हमने अपनी जो भाषा है
उसमें ही बात करनी चाहिए। तो मैं ज्यादा अभी लंबा नहीं खींचूंगी, बहुत सारे लोगों ने विचार दिए हैं। सिर्फ अपने प्रधानमंत्री कवि थे, साहित्यिक थे, सब जानते थे। उन्होंने हिंदी पर एक कविता लिखी, उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी और उसके बाद मैं अलविदा कहूंगी। एक मिनट। तो हिंद और हिंदी विश्व में सम्मानित हो, इसीलिए प्रतिष्ठित हो, इसलिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्होंने कुंडलियों की रचना की थी। तो एक कुंडलिया उनकी हिंदी पर है, तो देखिए। स्वागत। बनने चली विश्व की भाषा, बनने चली विश्व की भाषा, अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है, देखकर दुनिया हंसी। बनने चली विश्व की भाषा, अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है, देखकर दुनिया हंसी, देखकर दुनिया हंसी। हिंदी हिंदी दा बनते चपरासी, हिंदी दा बनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी के, अफसर सारे अंग्रेजी के, अवधी या मद्रासी। कह कैदी कबीराम, विश्व की चिंता छोड़ो, कह कैदी कबीराम, विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के घर को तोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के घर को तोड़ो। बहुत बढ़िया। फिर से हिंदी भाषा के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। पहले घर में अंग्रेजी के घर को तोड़ो, और ये कई कई वक्ताओं ने आज ये बात कही है, और सचमुच हमें समझ लेना चाहिए कि पहले हमें अपने घर में अंग्रेजी के घर को तोड़ना ही होगा, और यही यही एक कदम होगा जो कि बहुत सारी चीजों को, बाधाओं को पार कर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर उद्बोधन आपने बताया कि मोबाइल पर हमें आजकल व्याकरण की त्रुटियां भी बता देता है, और इतना आसान हो गया है हिंदी लिखना कि हम सबको हिंदी बोलना चाहिए और लिखना चाहिए। और मैं बता दूं, अनुवाद करने में बहुत सक्षम है। आदरणीय ने कई पुस्तकों का, हिंदी की पुस्तकों का मराठी में, और मराठी की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए चलती हूँ मैं आज के अध्यक्षीय भाषण की ओर। आदरणीय श्रीमती सरोज देवी जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्षीय भाषण हो उसके पहले मैं थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी। क्या क्या बोली मैम आप? अध्यक्षीय भाषण वो उसके पहले, क्योंकि अध्यक्षीय भाषण अंत में होता है ना, लास्ट में, तो उसके पहले मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। हाँ, तो बस 2 एक मिनट बोल मिनट, मुझे दीजिए। एक जगह जुड़ना है, मैं क्षमा चाहती हूँ। जी जी मैम, सबको जल्दी जल्दी जाना है, 2 मिनट ही बोलिए मैम बस, है ना? ठीक है, स्वागत है। अब मैं हिंदी के नाम पे मना नहीं कर सकती आप। स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि हिंदी की बात हो रही है और मैंने अभी अभी 2 कविताएं लिखी हैं हिंदी में, और मैं उसी को हिंदी को समर्पित करना चाहती हूँ आप लोगों के समक्ष, अपने राष्ट्र को समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है सांसें, जो हम निरंतर लेते रहते हैं। सांसें आती जाती हैं, कुछ कहती कुछ गाती हैं, सांसें आती जाती हैं, कुछ कहती कुछ गाती हैं, जीवन यह बनाती हैं और कहानी लिख जाती है। ये सांसें बिजली की मानी, फूंके जान सभी में जानी, नीला लाल रंग के पानी, दौड़ रहा शरीर में धानी, धड़कन बनकर दिल की रानी, इन सब को चलाती हैं और कहानी लिख जाती हैं। इन सांसों को हम सब थामे, हंसते रोते सोते जागते, कोई दौड़े कोई भागे, कोई नाचे कोई गाए, जिस दिन यह चलकर रुक जाए, शाम तुम्हें कर जाती हैं और कहानी लिख जाती है। सीखे हो तुम फूल बनाना, सीखे हो तुम फूल बनाना, प्रत्यारोपित अंग लगाना, आकाश और पाताल में जाना, अब सीखो तुम सांस बनाना, अब सीखो तुम सांस बनाना, जो जीवन दे जाती हैं और कहानी लिख जाती है, कहानी लिख जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप कितने कितने वर्ष मतलब किस कक्षा के बच्चों को पढ़ाती हैं? मैं
गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उन्हेल में अध्ययनरत हूँ। 1 से 12 है हमारा। अच्छा, और मुझे मेरा मुझे मेरे नंबर पर जरा 5वीं कक्षा के लिए व्याकरण की किताब बच्चों के लिए कौन सी कर सकते हैं हम हिंदी व्याकरण के लिए, वो थोड़ा मुझे सलाह देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर कविता सुनाई और हमने ये सोच के आपको बुला लिया समय ना होते हुए कि हम ही कवियों को महत्व नहीं देंगे तो कौन देगा। बहुत 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 धन्यवाद। अंग्रेजी का कब कब तक करोगे गुणगान, हिंदी भाषा को भी दो बराबर सम्मान। आज की अध्यक्ष महोदया आदरणीय सरोज देवी जी का ससम्मान स्वागत है इस आवासीय पटल पर। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भोपाल से, और भोपाल हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है। स्वागत है महोदया। नमस्कार आदरणीय। नमस्कार, पहली बार मैं में आपको सुनूंगी। स्वागत है। प्रबुद्ध साहित्यकारों का मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। मैं वंचित रह गई, बहुत अच्छा था सबने बोला, सुन नहीं पाई, लेकिन सभी को सादर वंदन है मेरा। और खूब अच्छा बोला सबने, बोलने के लिए क्या है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा बोलने का प्रयास कर रही हूँ। पहली बार पटल पर हूँ, तो कुछ हिंदी की 4 पंक्तियों से प्रारंभ कर रही हूँ। प्लीज ज्यादा समय नहीं लूंगी। हिंदी हमारा गौरव है, हिंदी हमारा गौरव है, हिंदी में ज्ञान का भंडार। हिंदी हमारा गौरव है, हिंदी में ज्ञान का भंडार। अनेकता में एक, अनेकता में एकता, हिंदी का व्यवहार। अनेकता में एकता, हिंदी का व्यवहार। रखे सभी से मेल यह, रखे सभी से मेल यह, छोड़े अविवेकी विचार। रस छंद अलंकार, हिंदी का श्रृंगार। रस छंद अलंकार, हिंदी का श्रृंगार। बिन बिंदी के हो न सके पूर्ण 16 श्रृंगार। बिन बिंदी के हो न सके पूर्ण 16 श्रृंगार। विभिन्न भाषा प्रांत बोलियों की, विभिन्न भाषा प्रांत बोलियां है हजार, सबकी सब हिंदी भाषा का यह बहुत बड़ा परिवार। हमारे यहाँ बोलते हैं कि 2 बीघा पे पानी बगे 4 बीघा पे बोली, तो इसीलिए हिंदी कहीं न कहीं तो मिली जाती है प्रांतीय भाषाओं में, या हर पग हर डग पर कुछ न कुछ भाषा में परिवर्तन हो जाता है। तो हिंदी का बहुत बड़ा परिवार है, और मैं महसूस करती हूँ, और मैं अन्य प्रांतों में भी गई हूँ, घूमी हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशन बताती है, नए बच्चे बताते हैं कि पहले हमारी मम्मी को तो बिल्कुल आती ही नहीं है, कन्नड़ ही आती है और तेलुगु आती है, आंध्र प्रदेश आती है, लेकिन अब माँ थोड़ा-थोड़ा बोलने लगी है हिंदी। और जिनसे मेरा संपर्क होता है वो भी बताते हैं कि पहले तो बिल्कुल नहीं चलता था, अब हिंदी आ गई तो हमको सीखना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने 75 वर्ष में खोया कम, पाया अधिक है। छोटे-छोटे बच्चों से भी मैंने अनुभव किया है, और जिस भाषा में, जिस बोली में हम लोग स्वप्न देखते हैं, वह भाषा बहुत समृद्धशाली होती है। तो हिंदी बोलचाल की भाषा है, और इसमें बच्चों से अपन कुछ पूछते हैं तो एकदम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से भी मेरा संपर्क हो जाता है। तो बच्चे जो बोलते हैं शुरू में, जो प्रारंभ में शुरुआत करते हैं, तो वो हिंदी में करते हैं, हिंदी में बताते हैं। तो मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि हिंदी का प्रचार-प्रसार ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मुझे देखने में ये आया दीदी आदरणीय कि व्याकरण बाद में, पहले भाषा पहले। भाषा, व्याकरण अगर अपन बच्चों को शुरू में लाद देते हैं, तो बच्चा सीखने में टाइम ज़्यादा लगाता है, समय ज़्यादा लगाता है। लेकिन जब भाषा वो सीख जाएगा, तो व्याकरण अपने आप स्वाध्याय से उसे आ जाएगी। ये छोटे बच्चों का मेरा ऐसा अनुभव है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे बोलचाल की भाषा में अभी दीदी ने बहुत बताया कि घर में से भाषा शुरू होनी चाहिए, तो सही है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय रटाते हैं बच्चों को, लेकिन छोटा बच्चा घर में सब्जी आती है, सब्जी वेजिटेबल वो स्वतः सीख जाता है, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती, आवश्यकता ही नहीं रहती उसको, वो सीख जाता है, सब कुछ सीख जाता है। जबकि इन शब्दों को अंग्रेजी शब्दों को याद करना, उसे समय देना पड़ता है, समयदान करना पड़ता है, और अभिभावक भी पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभिभावकों को गौरव प्रदान हमारी भाषा का, हमारी बोली का करना चाहिए। हिंदी के साथ साथ अन्य प्रांतों में बोली जाने वाली बोलियों का भी वैसा ही सम्मान हो, जो हमारी इसकी सब सखी सहेलियां हैं, या हिंदी प्रमुख है और सब उसकी सखियां हैं, गोपियां हैं, सारी भाषाएं, उन सब का भी हमारे राष्ट्र की भाषाओं का भी हमें पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए, तभी हिंदी उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। मेरा ऐसा विश्वास है।
बहुत बड़ा परिवार है, इसका बोलचाल व्यवहार में भाषा में यह एक वट वृक्ष के समान है और इसकी शाखा प्रशाखाएं बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अपन में वैसे अंडमान निकोबार भी और वैसे प्रांतों में तो मेरा ईश्वर की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से बना हुआ, तो मुझे लगा टूटी फूटी रहती है, लेकिन हिंदी सब कोई बोलते हैं, हिंदी समझ जाते हैं और प्रांतीय भाषा हम बोलेंगे थोड़ा वो अटक जाते हैं। मैं सब्जियां लेने में छोटी छोटी चीजों को ज्यादा देखती हूँ, एकदम बड़े रूप में नहीं देखते हुए। तो वहां देखने में आएगा हर कोई प्रयास करता है हिंदी बोलने का, जबकि मैंने वहां देखा कि बोल चाल में नई जनरेशन आंध्र प्रदेश और कनाडा की इनकी, तो जैसे गाजर को उनकी लोक अंचल की भाषा में क्या बोलते हैं भूल गए, क्रेडिट ही समझेंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो हमारी प्रांतीय भाषा है उनको लुप्त करती जा रही है अंग्रेजी। तो मुझे ऐसा लगता है। तो आगे मैं बोलते हुए अपने विषय पर आती हूँ, कहती हूँ कि वास्तव में देखा था तो प्रदेश में लगभग 50% से ज्यादा मातृभाषा हिंदी को जानते हैं और ये बहुत ज्यादा 7 प्रांतों में बोली जाने वाली सबकी मातृभाषा है। तो हिंदी काफी बड़ी चढ़ी है और काफी समृद्ध भाषा है। और प्राचीनतम साहित्य हम देखें तो देवनागरी है और वैज्ञानिक पूर्ण विज्ञान पर आधारित है। साहित्य में लिपि में लिखने में भी यह सुविधाजनक है। वैज्ञानिक विचारों को सहन करने की क्षमता भी हिंदी में है। और अब तो मेरी खुद एक बेटी है, मतलब मेरे देवर की लड़की है, वो डॉक्टर है। उसने खुद डॉक्टर की जो पुस्तक है उसने हिंदी में अनुवाद की है और उसका विमोचन डॉक्टर अमित शाह साहब ने करा था लालपरेड ग्राउंड भोपाल में। तो मुझे लगता है कि जो हायर क्लास की जो पुस्तकें हैं इंजीनियरिंग की और एमबीबीएस की और ये सब भी, इन सब का भी प्रचार प्रसार हिंदी में हो रहा है और लेखक लिख रहे हैं। तो मैं आगे क्या बोलूं, मैं यहीं पर समय अवधि को देखते हुए समापन मतलब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीदी और प्रभु जी को जो मुझे पहली बार मंच पर अवसर दिया। और काफी सुंदर रश्मि जी आपका संचालन है। मैं आपको साधुवाद देती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, मंच को प्रणाम करके विराम देती हूँ। आपका आशीर्वाद बना रहे, ये बहुत है मैम। वंदन अभिनंदन, आप ही बड़े हो मेरे से, आपका ही वंदन और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अध्यक्षीय उद्बोधन। सिर्फ लिखी पढ़ी बातें ही नहीं बल्कि व्यवहारिक बातों से आपने अपना उद्बोधन रखा, ये विशेष रहा आज के अध्यक्षीय उद्बोधन में। आपको नमन करती हूँ और मैं आज्ञा चाहूंगी कि कार्यक्रम विराम करूं। अब अध्यक्ष महोदय से आज्ञा दीजिए। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा हिंदुस्तान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े, हम लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे आगे के कार्यक्रम में और एक दूसरे को से ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। प्रबुद्ध साहित्यकारों को मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। फिर मिलेंगे। मेरा पहली बार का है भाषण में बोलने का था। अच्छा था, आपका व्यवहारिक था, बहुत अच्छा था। शुभ रात्रि। आजकल मैं वीडियो बनाती हूँ, इसमें बन ही नहीं रहे हैं वीडियो।